नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक टेस्ट सीरीज हमने चलाई थी सहायक आचार्य हिंदी साहित्य भर्ती परीक्षा के लिए। और उस टेस्ट में जैसे मान लीजिए पहले दिन जो टेस्ट होता है उसकी व्याख्या हम दूसरे दिन करते हैं। इस एक दिन में मैंने पहले जो टेस्ट सीरीज उससे पहले एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, उस पर बातचीत हमने की थी कि टेस्ट सीरीज का मकसद क्या होता है। उसका मकसद ये होता है कि हम इस के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें। उसका एक मकसद ये भी है कि हम प्रश्नों के पैटर्न को समझें, किस किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और जो प्रश्न आदिकाल के आपने हल किए हैं उसमें बहुत स्टैंडर्ड के प्रश्न भी हैं, बहुत हल्के प्रश्न भी हैं, जिनको ओछा प्रश्न भी कह सकते हैं। कई कई बार ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते और जो नहीं पूछे जाने चाहिए वो प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बार विद्यार्थी जब तैयारी शुरू करता है तो वह पहले से कुछ टारगेट सेट कर लेता है कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इस प्रकार का पेपर आएगा और मुझे 150 में से 120 प्रश्न करने हैं। मेरी मान्यता ये है कि इस प्रकार के टारगेट सेट नहीं करने चाहिए। आपके दिमाग में हर प्रकार के प्रश्नों के लिए एक ढांचा होना चाहिए, हर प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार हों और हर प्रकार के पेपर के लिए आप तैयार हों, चाहे कितना आसान से आसान प्रश्न आए, है ना, चाहे कितना मुश्किल से मुश्किल पेपर आए, हर प्रकार के पेपर के लिए आप तैयार हों। पहले से आपके सामने लक्ष्य आपके सामने स्पष्ट नहीं है, पेपर आपके सामने है नहीं और आप अपनी तर्कश से पहले से तीर निकाल के रख लेंगे, मैं तो ये 5 तीर मारूँगा, है ना? हो सकता है 5 तीर आप हिरण समझ के मार रहे हो, कि सामने हिरण आएगा तो मैं 5 तीर मारूँगा, सामने हाथी आ जाए तो और सामने चूहा आ जाए तो, है ना? तो अलग-अलग मुझे लगता है कि आपकी तर्कश में जब आप शिकार के लिए जाएँ, तो हर प्रकार के तीर होने आवश्यक है और उसी का आप इस्तेमाल करें। एक बात ये हुई। दूसरी बात फिर व्याख्या क्या है? आज मैं इन्हीं प्रश्नों पे बात कर रहा हूँ। इसके 2-3 मकसद है इसमें भी, हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को। अगर हम अंधेरे में काम करते हैं थोड़ी मुश्किलात आती है। एक तो ये है कि जैसे आपने पहले दिन टेस्ट कर लिया, तो उसमें कुछ प्रश्नों में आपको हो सकता है कुछ डाउट लगे, कुछ गलतियाँ लगे, हो सकता है मुझसे कोई भूल हो जाए। तो आपके पास समय होता है लगभग 24 घंटे का, आपत्ति लगा सकते हैं। आप मान के चलिए कि अगर 13 तारीख को टेस्ट हुआ है तो 14 तारीख को उसकी व्याख्या अपलोड की जाए। लाइव नहीं है, वो भी रिकॉर्डेड होगी क्योंकि लाइव के मेरे पास संसाधन नहीं है। बहुत सामान्य सुविधाओं के साथ मैं काम करता हूँ और बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा कोई काम भी नहीं करता। तो ये भी रिकॉर्डेड रहेगा। तो इसमें आप मतलब चाहें तो आपत्ति लगा सकते हैं कोई भी प्रकार की। मुझे मैसेज कीजिए, कुछ आपको कहीं भी गलत लगे, कहीं भी 1% भी आपको कोई डाउट लगता है तो उसका मैसेज करना चाहिए, ताकि उसको देखा जा सके, भरा जा सके। इस व्याख्या के मायने में तीसरी बात महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी प्रश्न बनाते समय मेरे मन में क्या दृष्टिकोण चलता है, उसी को समझाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारी बातें अगर एक पंक्ति को पकड़ें, है ना, और उस पे बात करने लगें तो आधा घंटा बीत सकता है। तो फिर इतनी गहरी व्याख्या तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सामान्य-सामान्य बातें हो पाती है, जो मैं सोचता हूँ, है ना, उस हिसाब की बातें यहाँ पे हो सकती है। तो व्याख्या का मतलब यही होता है, ठीक है? बाकी तो आप इसका जो लाभ लेना चाहें या जिस प्रकार की आपकी कोई ऐसी अलग राय हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? हम सब सीखते रहते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति नाथ साहित्य की नहीं है? प्रवृत्ति का मतलब है विशेषता और नहीं है ये बताना। ऑफलाइन जब टेस्ट होता है तो हम पहले से पेपर में हमें ऐसे प्रश्न के टिक कर लेने चाहिए कि नहीं है, ये टिक कर लेना चाहिए। ऑनलाइन में ये सुविधा नहीं है टिक करने की, क्योंकि पेपर तो असल में ऑफलाइन ही होता है। ऑनलाइन तो ये जुगाड़ है, व्यवस्था नहीं होती, इसलिए फिर ये ऑनलाइन चलता है। कौन सी प्रवृत्ति यानी कौन सी विशेषता नाथ साहित्य की नहीं है? नाथ साहित्य और नाथ मत एक ही बात है। मत का मतलब विचारधारा, साधना पक्ष, और साहित्य नाथों के द्वारा लिखा गया साहित्य। नाथों के द्वारा लिखे गए अधिकांश साहित्य से हम परिचित नहीं है। 5-7 पंक्तियों को छोड़ दे तो हमें नहीं पता नाथों ने क्या लिखा, लेकिन नाथ कैसे थे, उनके साहित्य की कौन कौन सी बातें थी, हम इतिहास से मालूम करते हैं। पहली विशेषता है साधना मार्ग में नारी का विरोध। तो साधना मार्ग में नारी के समर्थन या नारी को साथ लेकर चलने वाले कौन थे? वो थे सिद्ध, और सिद्धों की यही बात उनको ले डूबी। सिद्ध साधना मार्ग में नारी को साथ लेकर चलते थे और यही सिद्धों के पतन का कारण बना, और सिद्धों के इस प्रकार से पतन होते देख नाथ उससे अलग हुए थे, इसलिए यह विशेषता नाथों की है, ठीक है।
दूसरी, अब ये मोटी मोटी बात आई, नाथों के संबंध में जो बड़ी बात है कि नाथ साहित्य या नाथ मत का उदय ही क्यों हुआ। इस पहली बात के कारण हुआ कि साधना पक्ष में सिद्ध नारी को साथ लेकर चले और इसीलिए उनका पतन हुआ, और उनका पतन होते देख नाथ मत अलग हुआ, तो वह नारी के विरोध में था। ठीक है, निवृत्ति मूलक। अब ये पहली बात से दूसरी बात जुड़ी हुई। निवृत्ति वो है जो संसार की आसक्तियों से, संसार से हटके उसके आकर्षणों से दूर रहे और संसार में रत या किसी भी कार्य में रत हो, उसको प्रवृत्ति मूलक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रवृत्ति मूलक। तो मैं ये भी कहता हूं कि जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो साथ साथ में आप दूसरी चीजें भी समझ सकते हैं। तो सिद्ध प्रवृत्ति मूलक थे तो नाथ निवृत्ति मूलक थे, क्योंकि सिद्ध नारी में या भोग में, या हम कह सकते हैं कि जो नारी का आकर्षण तो नहीं है, वो उनका भी तर्क यही था कि भाई नारी साधना में है, वो एक माध्यम है ना, सहवास सुख है, वो परमात्मा को पाने के सुख तक पहुंचने का माध्यम है, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नारी के प्रति उनको आकर्षण, लेकिन नारी उनकी साधना का अंग है, वो भोग विलास में है, प्रवृत्त है, तो इसलिए वो प्रवृत्ति मार्गी माने जाते हैं। नाथ उससे दूर रहते हैं तो वो निवृत्ति मूलक है। तो ये भी विशेषता है, हमें ढूंढना है, नहीं है। शास्त्रवाद का विरोध, शास्त्रवाद का विरोध दोनों करते हैं, चाहे सिद्ध हो चाहे नाथ। शास्त्रवाद का विरोध मतलब ये ब्राह्मणवाद से या ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित जो शास्त्र है, जो सामाजिक नियम है, जो आध्यात्मिक नियम है, जो पूजा पाठ के नियम है, जो वर्ग भेद के नियम, जो छुआछूत वर्णाश्रम के नियम है, वो सारे के सारे शास्त्रीय नियम माने जाते हैं। वैदिक जो नियम है वो सारे शास्त्रीय माने जाते हैं, और इन सब का वो विरोध करते हैं। लोकवाद की प्रतिष्ठा, जो शास्त्र के खिलाफ है वो लोकवाद की प्रतिष्ठा करेगा। तो ये दोनों बात एक दूसरे की पूरक है। देखो, एक विकल्प में दो बातें, शास्त्रवाद का विरोध नाथ भी करते हैं, सिद्ध भी करते हैं। अब नाथ कैसे करते थे, सिद्ध कैसे करते थे, अगर ये चर्चा हम करें तो बहुत लंबी बात हो जाती है। लोकवाद की प्रतिष्ठा, जो शास्त्र का विरोध करेगा वो लोक की प्रतिष्ठा करेगा, क्योंकि लोक और शास्त्र असल में तो विपरीत चीजें तो नहीं है, लेकिन एक ही बात के दो पहलू है। कोई शास्त्रों में लिखे हुए को मानता है, कोई लोक में प्रचलित को मानता है। लोक जिंदा चीज है, शास्त्र एक प्रकार से पुरानी पड़ गई, हम ये भी कह सकते हैं कि वो मृत है। लोक के माध्यम से शास्त्र जिंदा रह सकता है। लोक एकदम समसामयिक है, लोक बहुत परिवर्तनशील और लचीला है। लोक इस समय संसार में जो भी चल रहा, रीति रिवाज, परंपराएं, आचार विचार, खान पीन, ट्रेंड जो भी है, जिसका चलन प्रचलन है, वो सब लोक है, वो शास्त्र के माध्यम से जिंदा रह सकता है। चौथी बात, तो ये भी इनकी प्रवृत्ति है। चौथी बात है भावात्मक रहस्यवाद की अधिकता। रहस्यवाद का मतलब होता है किसी बात पे पर्दा डाल। तो जब कोई बात, कोई कवि या कोई साहित्यकार कहना किसी बात के बारे में इंगित करना चाहता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता है। कबीर आत्मा के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करके वो कहते हैं दुल्हन गावहु मंगलाचार। तो यहाँ आत्मा का नाम न लेकर दुल्हन का नाम ले लिया गया, तो एक पर्दा डाल दिया गया, उसको रहस्य कहते हैं। और रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, सामान्यतः भावात्मक और साधनात्मक। जहाँ दाम्पत्य प्रतीकों की बात, जहाँ प्रेम की बात हो, जहाँ पति पत्नी की बात हो, जहाँ प्रेमी प्रेमिका की बात हो, जहाँ माधुर्य भाव की बात हो, वहां भावात्मक रहस्यवाद होता है ना। और इस दाम्पत्य प्रतीकों से, प्रेमी प्रेमिका से, माधुर्य भाव से नाथों का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसलिए यह बात गलत है। हमने जो अभी प्रश्न पढ़ा कि कौन सी प्रवृत्ति नाथ साहित्य की नहीं है, तो ये नहीं, तो फिर नाथों में रहस्यवाद नहीं है? रहस्यवाद तो है। तो कौन सा रहस्यवाद? साधनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद क्या होता है? साधना का मतलब क्या होता है? जैसे योग साधना, योग साधना का संबंध किससे है? कुंडलिनी आदि से है। कुंडलिनी आदि का चक्र क्या है? 3 नाड़ियां, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, 6 चक्र, ब्रह्मरंध्र, कुंडलिनी ना, अनहद नाद, अमृत का झरना फूटना, ये सब हमने बहुत चर्चा इसकी की है। ये सारे के सारे किससे संबंध है? योग साधना और समाधि से संबंध है। इन शब्दों का प्रयोग का मतलब है कि वहां पर साधना से संबंधित बातें की गई है, लेकिन वो नाम नहीं लेते। वो कहते हैं आकाश से औंधा कुंवर पाताल पनियारी। अब पाताल में पनियारी, नाम तो लेना चाहिए था कुंडलिनी का, क्योंकि पाताल में कुंडलिनी, मूलाधार चक्र में कुंडलिनी निवास करती।
लेकिन वो यूं नहीं कहते कि मूलाधार चक्र में कुंडलिनी निवास करती, वो कहते हैं पाताल में पनियारी। अब ये बात पे पर्दा है, लेकिन ये भावात्मक रहस्य बात, क्योंकि यहाँ योग साधना के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हो रहा, इसलिए यहाँ पे साधनात्मक रहस्यवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर डी है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के संदर्भ में असंगत है। अब ये डेटा का प्रश्न, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत 1959 में आया, ये ठीक है। हमें ढूंढना है असंगत, गलत ढूंढना। गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में, और बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास है वो 2000 में, ये गलत है। असल में ये 1996 में प्रकाशित हुआ था। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर सी है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है 1973 में। एक प्रश्न कभी कभी यह भी आता है कि कौन सा इतिहासकार है जिसने इतिहास नहीं लिखा, ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया था। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र का है वो संपादित है, बहुत से लेखकों के द्वारा विभिन्न पाठ लिखवाए गए हैं और उनका संपादन किया गया। तीसरा प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद के बारे में कौन सा या कौन से कथन असत्य है। ऐसे प्रश्नों में 2-3 सावधानी रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये देखिए कि असत्य पूछ रहे हैं, गलत ढूंढने, ठीक है, असत्य पूछने। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे में अगर पहला ही कथन असत्य तो विद्यार्थी पढ़ते ही ए ऑप्शन भर देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़िए, देखिए ये कोड आ रहे हैं नीचे, विकल्प तो यहां जाके आते हैं, ये तो खाली कथन है 4, ABCD तो नीचे है, तो यहां तक पहुंचना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत परिपक्व विद्यार्थी तो नहीं करते, लेकिन बिल्कुल नए विद्यार्थी ऐसा कर लेते हैं, तो उन्हें ये चीजें सीखनी चाहिए। जब आप यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, मैं एक बात ये भी बता दूं कि जब आप यहाँ टेस्ट कर रहे हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं, आप तुक्के मारना सीख सकते हैं, आप विभिन्न प्रकार की आप स्पीड जांच कर सकते हैं, आप अपने अपने टेस्ट का मूल्यांकन भी करें कि मेरे कौन कौन से प्रश्न गलत हुए। जितने गलत हुए उसमें कॉमन एरर, अनफोर्सड एरर, जहां गलती करने की जरूरत नहीं थी वहां भी गलती हुई है, ऐसा क्यों हुआ, इन सब कारणों की जांच पड़ताल की जा सकती है, खुद विश्लेषण किया जा सकता है। बहुत ज्यादा भारी समस्या हो तो आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद के बारे में कौन से कथन गलत है। ठीक है, पहला कथन है इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है, तो ये कथन इनका सही है। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास लेखन में काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्टों का प्रयोग किया। ऐसा माना जाता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा का जब गठन हुआ तो उस समय बहुत सारे विद्वान देश के अलग अलग कोनों में गए और वहां अनेक ग्रंथों को खोजा और खोज के उनकी रिपोर्ट बनाई। तो हम कह सकते हैं कि पूरे देश से हिंदी साहित्य के ग्रंथों से संबंधित सामग्रियां काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी में इकट्ठी हुई। हम ये कह सकते हैं कि तिब्बत और नेपाल से भी सामग्री ला लाकर वहां पर रिपोर्टें बनाई गई, अलग अलग जगह से इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने, आलोचकों ने, है ना, उस समय के साहित्यकारों ने सामग्री अपनी दान में दी। बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे राजाओं ने अपने अपने ग्रंथागार में सीधे दान में दे दिए काशी नागरी प्रचारणी सभा को। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की कुछ खोज रिपोर्टें थी जिनका प्रयोग इन्होंने किया था, और इसलिए इनका पुलिंदा बहुत बड़ा बना। यह भी एक कारण, मिश्र बंधु विनोद के इतना बड़ा हो जाने का कारण भी काशी नागरी प्रचारणी की खोज रिपोर्ट है। तीसरा कथन है रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को औचित्यपूर्ण बताया है। यह कथन गलत है, यह सही नहीं। ये कथन भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने इनके आलोचना की और सीधा सीधा ये कहा है कि ये तो आदि, उत्तर, मध्य, पूर्व आदि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना और यह भी नहीं देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, है ना, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। काल विभाजन की आलोचना खास तौर से की इनकी। ठीक है, तो एक तो रामचंद्र शुक्ल ने, मुझे लगता है कि इनकी 2 प्रकार से आलोचना की कि एक तो इन्होंने विश्लेषण ज्यादा नहीं किया, फैक्ट दिए, इतिवृत्तात्मकता जिसको बोलते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट। तो वो कहते हैं ये तो बड़ा भारी वृत्त संग्रह है, जहां केवल इतिवृत्तात्मकता है, जहां केवल फैक्ट है, जहां केवल लोगों के जीवन के बारे में, मरने के बारे में, रचना के बारे में, मतलब उनके बारे में बता दिया गया, उनकी रचनाओं का गहन विश्लेषण नहीं किया गया। एक तो ये आरोप उनका सीधा सीधा है, और दूसरा उनका काल विभाजन पे आरोप था। ठीक है, ये 2 आरोप मिश्र बंधुओं पे रामचंद्र शुक्ल के माने जाते। ठीक है, तो ये कथन इनका गलत है। मिश्र बंधु विनोद के 4 खंडों का प्रकाशन 1913 में हुआ, ये कथन भी गलत है।
ठीक है, क्योंकि मिश्र बंधु विनोद 4 खंडों में है। अब ये भी यहाँ से सीख सकते हैं अपने। हालांकि बहुत बेसिक जानकारी है, जो मैं जितना बता रहा हूँ वो मेरा दृष्टिकोण है, इससे ऊपर आपका दृष्टिकोण हो सकता है और होना चाहिए। ठीक है, पहला खंड अब 1913 में प्रकाशित हुआ और बाकी के 3 खंड अब 1934 में प्रकाशित हुए। ठीक है, तो ये भी कथन गलत है, हमें देखना है कि कौन से कथन गलत है। ठीक है, तो 3 और 4 दोनों कथन गलत है, तो इसका सी उत्तर हो। ठीक है, 3 और 4 कथन है वो गलत है। विद्यापति की यह रचना इतिहास, रक्षा, शौर्य वर्णन एवं प्रामाणिकता हेतु प्रसिद्ध है। आदिकाल की 2-3 प्रवृत्तियां, जिसमें शौर्य वर्णन आदिकाल की बहुत मुख्य प्रवृत्ति मानी जाती है, जो रासों में दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति लता में दिखाई देती है। आप ये देख सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर केवल आप इससे ढूंढ सकते हैं। अगर हम आदिकाल, कई बार मैं ऐसा देखता हूं कि प्रश्न देखने में भारी लगता है लेकिन बहुत इजी होता है। अब इस पूरी पंक्ति को पढ़ के और कोई चमत्कृत हो जाए, भोचंका रह जाए, तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप गौर करिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आप सजग, जिसको आम भाषा में कहता हूं चेतो राखना, अगर आप चेते में, तो आप 5% फालतू से करेंगे। चेता आपका टाइम पे काम कर रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। केवल इतनी बात से आप प्रश्न सही कर सकते हैं। कीर्ति पताका प्रेम की रचना है। विद्यापति पदावली या तो घोर श्रृंगार की रचना है या फिर भक्ति की हो सकती है, वीर रस की तो नहीं। तो केवल एक रचना बचती है, कीर्ति लता। शौर्य आदिकाल की बहुत मुख्य प्रवृत्ति मानी जाती है, इसलिए उसको वीर गाथा काल भी कहा है। रामचंद्र शुक्र ने, लोगों ने वीर काल भी कहा है ना, बहुत सारे नाम उनको दिए गए हैं। तो रासों में और कीर्ति लता में आपको ये वीर गाथात्मक प्रवृत्ति मिलती है। और बहुत मुझे लगता है कि ऐसा मुझे याद नहीं आता कि और कोई, क्योंकि अमीर खुसरो ने कुछ नहीं लिखा है ऐसा, विद्यापति की एकमात्र ये रचना है ऐसी, रासो है। सिद्धो नाथों जैनों में कहा हम वीरस को ढूंढेंगे, मतलब ऐसी बहुत कम रचनाएं। फिर दूसरी बात, इतिहास, रक्षा और प्रामाणिकता। अब अगर हम यहां भी छांटना चाहें तो छांट सकते हैं। ऐसी रचनाएं जिसमें शौर्य वर्णन है वो 2 प्रकार की है, रासो रचनाएं और कीर्तिलता। लेकिन ऐसी रचनाएं जिसमें इतिहास सुरक्षित है, रासों में ऐसा नहीं है। ये पंक्ति के पीछे ये भी है। आप अगर कोई, कई बार परीक्षा में कथन आता है और वो कथन पूछा जाता है किसका कथन है किसका नहीं है, तो विद्यार्थी कहते हैं कि भाई इसका क्या करें, पेपर सेटर तो मर्जी है वहां से उठा लेता है। ऐसा भी नहीं। इस पंक्ति के मायने कितने जबरदस्त हैं। विद्यापति की यह रचना इतिहास, रक्षा, शौर्य वर्णन एवं प्रामाणिकता हेतु प्रसिद्ध। पता नहीं किसकी पंक्ति है, मुझे तो ध्यान नहीं, मेरी तो नहीं है, मैं तो उठा उठा के कॉपी करके प्रश्न देता हूं। लेकिन इतना निश्चित है कि इस पंक्ति में काफी बातें, इतिहास रक्षा यानी इतिहास सुरक्षित है, और जिस रचना में इतिहास सुरक्षित है वो रचना प्रमाणिक मानी गई, और जिस रचना में इतिहास और भाषा गड़बड़ है ना, उसको अप्रमाणिक माना गया। ये हम जानते हैं। जिस रचना में इतिहास और भाषा गड़बड़ है उसको अप्रमाणिक माना गया। ठीक है, लेकिन तो रासों में इतिहास भी सुरक्षित नहीं है और रासों की भाषा भी, किसी रासों में एक ही रचना में 9वीं शताब्दी की भाषा भी है, 17वीं शताब्दी की भाषा भी। तो रासो रचनाएं भाषा की दृष्टि से भी गड़बड़ है और इतिहास की दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं। तो कीर्तिलता एकमात्र ऐसी रचना है। मैं इसकी बहुत चर्चा सुनता हूं। आप इसलिए देखिए कि हर पेपर में कीर्तिलता से संबंधित प्रश्न आते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे आदिकाल में यह रचना अपने आप में अनूठी है। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि क्या महत्वपूर्ण और क्या गैर महत्वपूर्ण, ये सोचने की बात है। तो कीर्तिलता वास्तव में महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि कई मायनों में अपने आप में पूरे 350 सालों में वो अनूठी रचना है। अगर हम बात करें, एक रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन भी है कि इस रचना में सामंतों का, सेना का, सिपाहियों का, लड़ाइयों का जैसा सजीव और सच्चा चित्रण हुआ है वैसा अन्य रचनाओं में दुर्लभ है। तो ये कथन कीर्तिलता के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कि शायद आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। तो वास्तव में वो कथन बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे तो। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ, कीर्तिलता हुआ। रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में संधि काल की समय सीमा क्या है, क्योंकि यहाँ यह भी देखना चाहिए कि आदिकाल को वो 2 भागों में बांट देते हैं, संधि काल और चारण काल, और उनका
जो काल विभाजन है उसमें जो पहला नाम है वो संधि काल है, पहला पड़ाव संधि काल, जिसकी समय सीमा 750 से 1000 विक्रमी संवत है। तो इसका उत्तर ये है। अब यहाँ से हम तीसरी बात ये भी समझ सकते हैं कि इनका प्रारंभ कहाँ से मानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो 750 से मानते हैं, 750 विक्रमी संवत से। इसका मतलब 693 ईस्वी सन से। ठीक है, ये सब बातें सीखनी चाहिए। सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं। अगला प्रश्न, सामाजिक वर्ग भेद पर चोट। सिद्धों की एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है ये। सिद्धों की जब भी बात हम करते हैं, और मुझे जब मैंने सिद्धों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने सिद्धों के बारे में बहुत कम पॉजिटिव बातें की, और मतलब ज्यादा उनके बारे में नेगेटिव बातें की। लेकिन ये बात एक अच्छी बात है, इसलिए मैंने एक प्रश्न भी यहाँ रखा इस प्रकार का। सामाजिक वर्ग भेद का मतलब है कि समाज में वर्ग के आधार पर जितने प्रकार के भेदभाव होते हैं, समाज में वर्ग के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर जितने प्रकार के भेदभाव होते हैं, किसी प्रकार से हो सकते हैं। जाति के आधार पर हो सकते हैं, ऊंच नीच के आधार पर हो सकते हैं, मकान छोटे बड़े के आधार पर हो सकते हैं, जीता हुआ हारा हुआ उसके आधार पर हो सकते हैं, गोरे काले के आधार पर हो सकते हैं, है ना, बाबू अफसर के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ के आधार पर हो सकते हैं, बलशाली कमजोर के आधार पर हो सकते हैं, महिला पुरुष के आधार पर हो सकते हैं, है ना, बुजुर्ग और युवक के आधार पर हो सकते। किसी भी कम्युनिटी का मतलब वर्ग है, और वर्गों की संख्या अनंत है इस संसार के अंदर। ठीक है, तो समाज में अगर कोई भी भेद, ऐसा वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव होता है, उस पर चोट, ये सिद्धों की बहुत बड़ी विशेषता है। हमें ढूंढना है नहीं है। नहीं है कि प्रश्न मैं ज्यादा क्यों रखता हूं, मेरे लगभग प्रश्न नहीं है ऐसे मिलेंगे आपको। हालांकि ऐसा करके आप अगले टेस्ट में ऐसा उत्तर करने का प्रयास नहीं करें, है ना। नहीं है इसका मतलब ये होता है कि नहीं है ऐसे प्रश्नों से हम ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां आपको 3 है मिलेंगे, 3 विशेषताएं जानने को मिलेगी। अगर है लिखता भाई कौन सी विशेषता इनकी है, तो आपको एक ही विशेषता सिद्धों की मालूम पड़ती है, और मुझे अभी 3 बातें झूठी लिखनी पड़ती, तो वो प्रश्न थोड़ा मुश्किल होता है बनाने में। सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है, तो पहली विशेषता इनकी है सामाजिक रूप से जितने प्रकार के भेदभाव होते थे, वो जाति पाति छुआछूत जितने भी प्रकार के बाहरी कर्मकांड आदि, और ये सिद्धों की एक प्रकार से, क्योंकि सिद्धों ने वैदिक कर्मकांड का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, जाति पाति छुआछूत का विरोध किया, ये सब चीजों का विरोध किया, इसलिए सिद्ध हिंदी साहित्य के पहले प्रगतिशील कवि। पुरानी रूढ़ियों का विरोध करने वाले जो लोग हैं वो प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। स्त्री के प्रति अनासक्ति, अब जो पहले बात समझी थी, अब उससे ये उत्तर, अगर पहली बात पहला प्रश्न आपने सही किया था, मुझे लगता है ये भी सही किया होगा, क्योंकि सिद्धों की स्त्री के प्रति आसक्ति है। आसक्ति किसी कारणों से हो सकती है। अगर वो बहाना ले रहे हैं कि हमें साधना में स्त्री जरूरी है, तो स्त्री तो उनके साथ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दूसरा है, बी ऑप्शन है। दोहा कोश और चर्या पद, ये दो इनके काव्य शैली है, इनके बारे में खूब प्रश्न आते हैं। दोहा कोश और चर्या पद, हमें देखना चाहिए कि जो पद वो असल में गीत भावुकता से जुड़े हुए, ठीक है, भावपूर्ण चीज है, और इसमें एक प्रकार के इनके रहस्यवादी गीत है। ठीक है, दोहा परंपरा से, हमारे यहाँ हजारों साल से दोहा ज्ञान और सीख देने के काम में आता है ना, इसलिए दोहों में खंडन मंडन का प्रयोग किया गया, ये गलत है, ये सही है, समाज में ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की चीजों में दोहे काम आते हैं। ठीक है, अंतः साधना पर बल, जब सिद्धों की एक खास बात, हमने ये बात पढ़ी है कि वज्र यानी बौद्धों से निकले, और बौद्ध है वो मूर्ति पूजा आदि को नहीं मानते, वो तो ईश्वर को भी नहीं मानते। बौद्धों के यहाँ पहला और आखिरी सूत्र है आत्मज्ञान का, वो समाधि है, और समाधि शरीर के भीतर की चीज है, बाहरी चीज नहीं। इसलिए सिद्धों ने किसी भी प्रकार के बाहरी कर्मकांड को नहीं माना, इसलिए सिद्ध अंतः साधना, आंतरिक साधना को मानते हैं, इसलिए सिद्ध भी एक प्रकार के योगी है। तो ये इनकी विशेषता है, अंतः साधना पर बल, दोहा कोश और चर्यापद काव्य शैली, सामाजिक वर्ग भेद पर चोट, ये तीनों इनकी विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास में अध्याय का सही क्रम कौन सा है?
ये अच्छा प्रश्न नहीं है ना, ये रट्टा मतलब मारने का प्रश्न है। और विद्यार्थी शायद जब पढ़ते हैं तो इसको इस तरीके से याद भी नहीं करते, लेकिन मैं तो कहता हूँ प्रश्न किसी प्रकार के आ सकते, तो इस प्रश्न के लिए आप मुझे क्षमा भी करेंगे। पंद्रहवीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण है ना, और इसके बाद में जायसी की प्रेम कविता, इसके बाद में ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और इसके बाद में मुगल दरबार। तो इसका उत्तर है 1, उसके बाद में 3, फिर 2, फिर 4, 1 3 2 4। ये आपको याद करना, रटने की बात है, ठीक है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपको रचनाओं के संबंध में मैं बात करूं, जैसे हम अगर आदिकाल में 3 सांप्रदायिक धाराओं को पढ़ते हैं, जैन, नाथ और सिद्ध, तो नाथों से और सिद्धों से निश्चित रूप से प्रवृत्ति के प्रश्न आते हैं, यहां रचना महत्वपूर्ण नहीं। जबकि जैन साहित्य में 2 जगह मिलता है, एक तो अपभ्रंश में जिसमें स्वयंभू है, पुष्पदंत है, प्राकृत मंगलम है, हेमचंद्र है ना, ये सब वहां मिलते हैं आपको अपभ्रंश में। और एक हिंदी में जिसमें देवसेन है, शालिभद्र सूरी है, ये सारे हिंदी के ही हैं, है ना, विजय सेन सूरी है, ये सब वहीं के हैं, ठीक है। तो ये जैन साहित्य आपको 2 जगह मिलता है, यहां रचना महत्वपूर्ण है, प्रवृत्ति की बजाय रचना महत्वपूर्ण है, ये बात समझे आप। देखो सिद्धों के, नाथों के हमने एक एक सवाल प्रवृत्ति के देखे, जैनों का पहला सवाल है वो रचना का है, क्योंकि ये रचनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि इसका जो उत्तर है वो बी है, तुलिभद्र रास है वो जिन धर्म सूरी का लिखा हुआ है, और सुमतिगण ने जो लिखा है वो नेमिनाथ रास है, ठीक है। तुलिभद्र रास है वो जिन धर्म सूरी की रचना है, रचना आदि मुझे भी याद नहीं रहती, और सुमतिगण है वो नेमिनाथ रास की, सुमतिगण ने जो लिखा वो नेमिनाथ रास है, ठीक है। तो इसमें असंगत गलत विकल्प, तो इसका उत्तर क्या हो गया, बी गलत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जैन साहित्य के संबंध में असंगत विकल्प का चुनाव कीजिए। जैन साहित्य की अगर मैं खास बात करूं तो जैन साहित्य कुछ 2-3 चीजों के लिए ज्यादा जाना जाता है। एक तो जैन साहित्य में शैलीगत विविधता है, शायद ये बातें मैंने पहले नहीं की होगी, क्योंकि बहुत सी बातें असल में हम जितनी बार पढ़ाते हैं उतनी बार नई बातें आती रहती है, और जो विश्लेषण है वो रटा रटाया होता नहीं, जैसे मेरे दिमाग में बात आती है मौके पर वैसी बातें मैं करता हूँ। जैसे आचार, फागु, रास, चरित्र, ये 4 प्रकार की शैलियां हैं। सांप्रदायिक साहित्य में इस प्रकार की विविधता नहीं मिलती, चाहे वो नाथ और चाहे सिद्ध। अगर मैं बात करूं तीनों की, क्योंकि 3 प्रकार के साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक साहित्य कहा है, जैनों को, नाथों को और सिद्धों को। एक बार रासों को, विद्यापति, अमीर खुसरो को छोड़ दीजिए, ठीक है। इन तीनों की बात करें तो तीनों में जो शैलीगत विविधता वो सबसे अधिक इनकी है, ठीक है। भाषा की प्रामाणिकता सर्वाधिक जैनों की है, चाहे वो भाषा की हो, अगर कोई इतिहास से संबंधित बात वो कह रहे हैं तो वो भी प्रामाणिक है उनका। तीसरी, काव्यात्मकता, यानी इनका कवित्व अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सिद्ध और नाथ तो बेसिकली कवि है ही नहीं। तो जैन साहित्य के संबंध में असंगत, गलत, मिथ्या जो है उसको ढूंढना है। जैन साहित्य में प्रामाणिकता अधिक है, ये बात सही है। इसके मुझे जो कारण नजर आते हैं वो ये है कि एक तो जैनों का जो साहित्य है वो व्यापारियों के आश्रय में और राज दरबारों के आश्रय में कहीं फला फूला। वे जैनों को आश्रय मिला वो दरबार का भी मिला और व्यापारियों का भी मिला। हालांकि दरबार का आश्रय फिर रासों को भी मिला, तो फिर रासो प्रामाणिक क्यों नहीं हो सका। मुझे लगता है कि रासों की जो रचनाएं, चाहे वो चारणों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं के प्रति राजाओं का उतना सम्मान नहीं था। पहली बात तो चारणों ने उन रचनाओं को खुद ही खराब किया होगा, है ना। चारण 2-3 तक पीढ़ी तक उस रचनाओं में हेर फेर करते रहे, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा ये है कि अगर मैं किसी रचना के प्रति, कि मैं किसी कलाकार को सम्मान दूं उसमें, और मैं किसी धर्मगुरु को सम्मान दूं, उसमें अंतर होता है। जैन जो साहित्यकार थे वो लगभग मुनि और पूजनीय थे, तो व्यापारियों ने और दरबारों ने जैन साहित्यकारों को जो आश्रय दिया वो धर्म के नाते दिया,
और दरबारों में चारण गए और चारणों का भी बड़ा पद था, लेकिन वो कला के नाते था, इसलिए चारणों के द्वारा लिखे गए साहित्य के संरक्षण की ओर राज दरबारों का ध्यान नहीं गया। पहली बात तो दरबारों को खुद को फुर्सत नहीं थी, उस समय लड़ाई भिड़ाई का समय था, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल कहते, इसलिए वो ज्यादा रचनाएं संरक्षित नहीं हो सकी। लेकिन जैनों का साहित्य, उसके लिए बाकायदा भंडार बने, जैन ग्रंथागार बने, है ना। उनको अनेक किलों में व्यापारियों के यहाँ उनको बाकायदा केमिकल लेप करके रखा गया ग्रंथों को, इसलिए जैनों का साहित्य सर्वाधिक प्रमाणिक मिलता है। अनुवादित ग्रंथों की अधिकता है। जैनों की एक खास बात और भी है, उस समय जितने भी प्रचलित मत है, जैसे जैन अपना अलग पंथ चलाते हैं, फिर भी राम और कृष्ण की कथाएं अपने यहाँ लेते हैं, उनके जो पात्र हैं वो लेते हैं, हालांकि उसमें हेर फेर करके आवरण अपना खुद का पहनाते। तो इनके यहाँ अनुवादित ग्रंथों की भी प्रधानता है। आमतौर पर आदि काल में अनुवादित ग्रंथ नहीं मिलते, लेकिन इनके यहाँ मिलते हैं। जैन साहित्य धारा में साधना क्षेत्र में वामाचार की प्रधानता दिखाई देती है। वामाचार असल में तो उल्टा चलना कहते हैं। वाम मतलब उल्टा और आचार मतलब आचरण, यानी विपरीत आचरण। विपरीत आचरण, समाज के विपरीत आचरण, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है उसके विपरीत आचरण, जैसा कि होना चाहिए उसके विपरीत आचरण, है ना, जैसा कि नैतिकता की दृष्टि से होना चाहिए उसके विपरीत आचरण, यह वामाचार माना जाता है। लेकिन स्त्री संसर्ग को यहाँ वामाचार मुख्य रूप से देखा जाता है। तो वामाचार सिद्धों की विशेषता है, जैनों की नहीं। तो अगर हम इस प्रश्न में असंगत विकल्प माने तो ये है, वामाचार जैनों की विशेषता नहीं, वामाचार सिद्धों की विशेषता है। अधिकतर ये जो जैन साहित्य वो शांत रस से युक्त है, ठीक है, और काव्यात्मकता से परिपूर्ण है। बहुत सारी विशेषता यहाँ पे आ गई, ठीक है, काफी बड़ी विशेषता यहाँ पे एक प्रश्न में दिखाई देती है। तो कुल मिला के इस प्रश्न का उत्तर हो गया आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को माना जाता है, क्योंकि विद्यापति एक तो आदिकाल की पूंछ पर बैठे, और दूसरा यह कि विद्यापति ने एक रचना लिखी जिसका नाम है पदावली, वो भक्ति काल की सी रचना लगती है। दो रचनाएं लिखी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, वो भाषा की दृष्टि से और प्रवृत्ति की दृष्टि से आदिकाल की सी रचना लगती है, इसलिए आदिकाल और भक्ति काल को जोड़ते हुए विद्यापति दिखाई देते हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जो करई परम महासु है, ऐसे प्रश्नों में हमें केवल शब्द पकड़ना चाहिए, ये बड़ी गौर करने की बात। तो जटिल प्रश्न आपको कहीं दिखाई दे, भारी भरकम प्रश्न दिखाई दे, वहां कोई शब्द पकड़ के प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा वहां अपने आप को मतलब इस प्रकार से कभी हम पूरे का अर्थ समझें, ऐसा बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। यहाँ महासुह का संबंध किस किस से है, ये प्रश्न मैंने यूं का यूं कहीं से उठाया। महासुह असल में महासुख का तत्सम रूप है, महासुख महासुह का तत्सम रूप, ये तद्भव है, ये क्या है, तद्भव है, ठीक है। क्योंकि ये असल में ऐसी मिक्स भाषा है जो उस समय न तो हिंदी थी और न अपभ्रंश थी, इसलिए उसमें तद्भव शब्दों की प्रधानता थी। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि सिद्धों की तद्भव शब्दों की प्रधानता रही, ठीक है। ये हमें एक यहाँ से मालूम पड़ता है इस बात का। तो महासुख, महासुख का मतलब सबसे बड़ा सुख, महासुख सबसे बड़ा सुख। एक तो यह कि महासुख सिद्धों के यहाँ एक प्रकार से पारिभाषिक शब्द है, और महासुख ही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है, और उसको उसमें स्त्री सहवास को उन्होंने आवश्यक माना है, ठीक है। तो महासुख का तद्भव रूप है महासुख, एक तो ये बात सही है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। वज्रयानियों का मतलब अगर कहीं ये शब्द आ जाए तो इसका मतलब सिद्धों की बात हो रही है। सिद्ध और वज्रयानी बोध ये अपने आप में समानार्थी शब्द है, एक ही लोगों के बारे में बात करने वाला शब्द है, ठीक है। प्रज्ञा और योग के उपाय से महासुख की दशा संभव है। प्रज्ञा और योग के उपाय से, यानी प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। प्रज्ञा और उपाय जिसको मिला के प्रज्ञोपाय कहा जाता है, ये बात कहीं ना कहीं आगे भी आएगी इसी टेस्ट में, ठीक है। प्रज्ञोपाय ये भी इनका पारिभाषिक शब्द है। इसको अगर हम अलग अलग करें तो प्रज्ञा और उपाय, इसमें प्रज्ञा और उपाय स्त्री और पुरुष के वाचक शब्द है।
यहाँ भी एक प्रकार से स्त्री और पुरुष को दोनों को एक साथ रहते हुए अपनी साधना करनी और महासुख तक पहुंचना है, और महासुख ही आपको परमात्मा तक ले जाता है। इसलिए इनके यहाँ साधना का रूप है वो युगनद्ध रूप है। अब इस बात से ये भी समझना चाहिए, युगनद्ध क्या है? स्त्री पुरुष की युगल मूर्ति, स्त्री पुरुष का जोड़े के रूप में मूर्ति है, उसको बोलते हैं युगनद्ध। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इनकी साधना में स्त्री का कितना महत्व था। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ये बिल्कुल गलत कथन है। तीनों कथन सही है, चौथा कथन गलत है, क्योंकि महासुख ही तो निर्वाण प्राप्ति का माध्यम है। माध्यम क्या है? वो महासुख को प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्ति करना। हालांकि इस तरफ ओशो भी इसी तरफ जाते हैं, संभोग से समाधि की ओर जब वो बात करते हैं। खैर वो बहुत लंबी थोड़ी चर्चा हो जाती है, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है कि महासुख निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का मतलब मोक्ष, तो महासुख ही मोक्ष पाने का रास्ता है, महासुख से ही मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। तो ये कथन गलत है। 1 2 3 कथन सही है, ठीक है। तो ए बी सी सही है, इसका उत्तर 3 नंबर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल। बहुत अच्छी बात है, कई बातें मुझे मतलब बड़ी पसंद आती है। हालांकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से रोमांटिक नहीं होना चाहिए पढ़ते समय, लेकिन जब आप कुछ सफलता पा लें तो आप ऐसी बातों को पढ़ पढ़ के रोमांटिक हो सकते हैं, आप पढ़ पढ़ के इनको आनंद ले सकते हैं। अरे भाई गजब बात कही, है ना। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल। भक्ति काल और रीति काल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। अगर हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में वीर गाथा की रचना है, चांद्रस की रचनाएं है ना। वहां आपको धर्म की बात मिलेगी, ढोला मारू अदुहा में आदि में लोक की बात मिलेगी, है ना। वीर रासो आदि में राजनीति मिलेगी। घोर श्रृंगारी रचनाएं बसंत विलास जैसी मिलेगी। अमीर खुसरो जैसे कि यहाँ मुकरी आदि में लोक मिलेगा। वहां आपको अपभ्रंश भाषा मिलेगी। अमीर खुसरो की यहाँ खड़ी बोली, है ना। बीसल देवरासों में ठेठ राजस्थानी और विद्यापति में ठेठ मिथिला, बिल्कुल पश्चिम से पूर्व में पहुंचा देते हैं। अगर मैं आदिकाल के शब्दों में इस प्रकार के वेरिएशन की बात करूं तो एक एक शब्द में आप एक पेज भर सकते हैं, इतना वेरिएशन है, हर चीज आपको मिलेगी, हर चीज। इसी बात को लक्ष्य करके रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही है कि आदिकाल में जो चल पड़ा वो आगे समाप्त नहीं हुआ 900 वर्षों में, कभी भी समाप्त नहीं हुआ। आदिकाल इतना व्यापक है, हालांकि सब चीजों के अंकुर है। आदिकाल में कोई भी चीज है वो पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाई। वीर गाथाओं को छोड़ दें या इनको छोड़ दें, सब चीजें विकसित हो रही है, आगे जाके उनका विकास हुआ क्रम से। तो आदिकाल बहुत व्यापक है। भक्ति काल में आते आते केवल भक्ति भावना, चाहे वो सगुण निर्गुण, 2 भागों में बंट गई, है ना। कुछ कवियों को जबरदस्ती भक्ति काल में ठूंसा गया। वीर की नीति की आदि बातें बहुत गौण पड़ गई। रीति काल तक आते आते तो बिल्कुल ही कमजोर हो गई, केवल और केवल श्रृंगार, है ना। बहुत कम, केवल नायिका भेद श्रृंगार, बहुत काव्य का इतना व्यापक परिक्षेत्र सिमट के केवल बहुत सीमित दायरे में रह गया। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वाग धारा बंदी बंदाई नालियों में बहने लगी। आदि काल में जो नदी बड़े खुले मैदान में बहा करती थी वो भक्ति काल तक आते आते किसी एक मतलब बड़ी नहर में और रीति काल तक आते नाली में बदल गई। आधुनिक काल में फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा चींटी से लेकर हाथी तक सब पर कविता हो सकती है। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये बात राम स्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन पूरे के पूरे 1000 सालों की यात्रा को दर्शाता, इसलिए कथन बहुत महत्वपूर्ण। अब ये कथन कोई परीक्षा में पूछे तो पूछ सकता, मैं तो पेपर बनाऊं तो पूछूं ना। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है, व्यापकता, साहित्य जितना आदिकाल में व्यापक है, भाषा की दृष्टि से, छंदों की दृष्टि से, है ना, काव्य विषय की दृष्टि से, अलग अलग लोग अलग अलग धारा से आ रहे हैं, है ना। कोई कनपटा जोगी अपनी बात कर रहा है, कोई सिद्ध अपनी बात कर रहा है, कोई जैन अपनी धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई कहीं लड़ाई भिड़ाई की बात हो रही है, कहीं कोई पहेली मुकरी कही जा रही है, कहीं कोई गीत गा रहा है, कहीं कोई मिथिला की हमारियों में कोयल गूंज रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहुत व्यापक चीज है।
तो ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है और ये पूरे के पूरे 1000 साल की यात्रा हमें दिखाता है। अगला कथन देखिए, धनपाल की रचना भविष्यत कहा को लौकिक चरित्र काव्य कहा गया। क्यों? ये प्रश्न इसलिए दिया गया है कि किसी भी बात को आप पढ़ें बिना सोचे समझे कभी मत पढ़े। ये प्रश्न आया था किसी परीक्षा में कि इसमें से कौन सी रचना लौकिक चरित्र काव्य है या मतलब भविष्यत कहा क्या है, तो लौकिक चरित्र काव्य है। हमें समझना चाहिए कि चरित्र काव्य क्या होता है। रामचरित मानस, रामचरित, राम के कैरेक्टर का वर्णन करना, राम के चरित्र का चित्रण करना। राम पैदा हुए तब से लेकर राम वापस लौटे अयोध्या में, सीता को वनवास दिया है ना, लव कुश हुए, उनके साथ युद्ध हुआ, राम ने जल समाधि ली। राम के आजीवन चरित्र का वर्णन करना, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, ये राम का चरित्र है। तो इसको कहते हैं चरित्र काव्य, जो किसी एक खास कैरेक्टर को उठाता है, उस कैरेक्टर की पूरी जीवन यात्रा को दर्शाता है। ऐसा ग्रंथ चरित्र काव्य कहलाता है। अब बात यह है कि कैरेक्टर कहां से उठाया गया है, क्या पुराणों से उठाया गया है? अगर हां तो वो पौराणिक चरित्र काव्य है। क्या इतिहास से उठाया गया है? तो फिर वो ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। आमतौर पर पुराने जमाने में ऐसे ग्रंथ लिखे जाते थे जिसमें या तो कोई कैरेक्टर पुराणों से उठाया जाता था, रामायण महाभारत आदि से उठाया जाता था, या फिर इतिहास से उठाया जाता था। जैसे महाराणा प्रताप के संबंध में कोई काव्य अगर लिखा गया है तो ऐतिहासिक चरित्र काव्य माना जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आम आदमी की कथा भी कही जाती है, लोक से भी कोई व्यक्ति को उठाया जाता है, लोक में कोई व्यक्ति कल्पित किया जाता है अगर नहीं प्रसिद्ध है कोई व्यक्ति, क्योंकि लोक का कोई व्यक्ति इतना प्रसिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी हो जाते हैं, फिर वो कैरेक्टर अगर बहुत प्रसिद्ध हो जाए तो वो ऐतिहासिक हो जाते हैं। लोक का कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाए तो वो ऐतिहासिक हो जाता है। इसलिए कभी कभी कथाकार साहित्यकार ऐसे कैरेक्टर की सृजना करता है जो लोक का आम आदमी है और वो आम आदमी की कहानी भी कह सकता है। फिर ऐसे काव्य को, ऐसे चरित्र का बखान करने वाले को लौकिक चरित्र काव्य कहते हैं। तो चरित्र काव्य 3 प्रकार के हो गए, मुख्य और भी प्रकार के हो सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं बात इसकी करता हूँ। पौराणिक चरित्र काव्य, ऐतिहासिक चरित्र काव्य और लौकिक चरित्र काव्य। आदि काल में चरित्र काव्य लिखने वाले सबसे ज्यादा जो है वो जैनी। हालांकि रासों में चरित्र काव्य, क्योंकि रासों में भी किसी कैरेक्टर को लेकर चरित्र काव्य लिखे गए। और रासों कैसे चरित्र काव्य? ऐतिहासिक चरित्र काव्य। जैनियों के यहाँ भी पुराने उनके जो तीर्थंकर है उनको लेकर, है ना, रामकृष्ण को लेकर भी उन्होंने कथाएं लिखी है, तो पौराणिक चरित्र काव्य, धार्मिक चरित्र काव्य। लेकिन धनपाल की भविष्यत कहा अपने आप में अपवाद है, आम जिंदगी से उठाया गया कैरेक्टर और उसकी कथा। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे तो यूं लगता है कि कोई भी प्रश्न है वो यूं ही नहीं पूछा जाता है ना, कोई बात यूं ही कभी होती नहीं है। अपने आप में यह बात विशेष है कि सबसे ज्यादा चरित्र काव्य लिखने वाली जो काव्य धारा है आदिकाल की, वो जैनों की है। जैनों ने सबसे ज्यादा चरित्र काव्य लिखे। अच्छा, चरित्र काव्य हमेशा प्रबंध में लिखा जाता है, अब ये बात भी हम पढ़ सकते हैं। चरित्र काव्य हमेशा प्रबंध में लिखा जाएगा। प्रबंध और मुक्तक 2 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होगा। प्रबंध को महाकाव्य खंड काव्य में बांटते हैं और मुक्तक को पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में बांटते हैं। ये एक काव्य रूप का डिजाइन है पूरा का पूरा। तो मैं असल बात तो मैं ये कह रहा था कि लौकिक चरित्र काव्य क्यों कहा, है ना, तो इसलिए कहा गया। अब नीचे एक बात, अब इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। यह रचना लोक भाषा में रचित है, तो लोक भाषा में तो सारी रचनाएं लगभग रचित है। अपभ्रंश भाषा, हिंदी भाषा उस समय जन भाषा ही थी। लोक भाषा का मतलब है आम पब्लिक जिस भाषा को बोलती है। तो पाली के बाद में यहाँ जन भाषाओं का दौर शुरू हो चुका था इस देश में। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और बाद की हिंदी आदि, चाहे वो पुरानी हिंदी हो चाहे बाद में ब्रज अवधि में लिखा गया साहित्य हो, वो सब लोक भाषा का साहित्य है। अभी जो हिंदी में लिखा जा रहा है वो लोक भाषा नहीं, क्योंकि शुद्ध हिंदी में, मानक हिंदी में जो लिखा जा रहा है वो लोक भाषा का साहित्य नहीं है। लेकिन बहुत वर्षों तक हिंदी का साहित्य लोक भाषा का साहित्य रहा है। कथा में जिस नायक का चरित्र चित्रण किया गया वह लोक से संबंध है, ये इसका उत्तर है। कथा की रचना लोक छंदों एवं लोक गीतों में हुई। लोक गीतों, लोक छंदों में तो मुक्तक भी लिखे जाते, ठीक है।
और बहुत सारी रचना हुई, लेकिन उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो असल में सटीक उत्तर इसका ये है कि कथा में जिस नायक का चरित्र चित्रण किया गया वह लोक से संबंध। उपयुक्त सभी भी अगर किसी ने किया है तो ये थोड़ी सी कमजोरी। ठीक है, तो इसका उत्तर बी। अगला प्रश्न देखिए, वीर गाथा कालीन रासो साहित्य में किस विषय का प्रतिपादन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन। ये रासो साहित्य के बारे में बात। वीर गाथा कालीन रासो साहित्य में युद्धों का अतिरंजक वर्णन किया गया है। अतिरंजक का मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। इतिहास और कल्पना का मिश्रण। इतिहास में कल्पना का मिश्रण नहीं करते तो रासो काव्य प्रामाणिक रहते। रासो काव्य प्रामाणिक नहीं रहे, इसका कारण यही है कि उन्होंने कल्पना का मिश्रण कर दिया। तो ये बात भी दोनों ठीक है। संसार की निस्तारता एवं संसार के प्रति विरक्ति, ये संतों की बात। इसलिए प्रश्न है कि इनमें कौन से विषय का प्रतिपादन नहीं है? तो इस विषय का प्रतिपादन नहीं है। युद्धों का सजीव वर्णन, ये इनका विषय है। तो 14 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर 3 नंबर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल के संबंध में सत्य नहीं है। ऐसे जो प्रश्न है, मैं बार बार कहता हूं, जैसे कोई विद्यार्थी, कभी कभी ऐसा समय आता है जब परीक्षा नजदीक आती है तो विद्यार्थी पूछता है एक किताब बताइए। किताब तो एक काफी, कोई भी हो, लेकिन उसमें लिखा हुआ प्रत्येक शब्द अगर समझ में आता है तो किताब एक काफी। और अगर समझ में नहीं आती है बात तो चाहे 4 किताबें पढ़ ली जाए, क्योंकि समझ में आने के बाद ही चीजें याद होती है ना। आप बता दीजिए हम रट लेंगे, आप बहुत लोह पुरुष है ना, लोह बालिका भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो समझ में कम आती है चीज। जो चीज समझ में नहीं आए उसको कैसे रट लिया जाए। आदिकाल के संबंध में सत्य नहीं है। आदिकाल में प्रामाणिक रचनाएं सीमांत क्षेत्रों में मिलती है और अप्रामाणिक मध्य देश में। हमें ढूंढना है सत्य नहीं है, मतलब गलत छांटना है। आदिकाल में प्रामाणिक रचनाएं सीमांत क्षेत्रों में मिलती है, ये बात ठीक है। सीमांत क्षेत्र कौन से? अगर हम पूरे आदिकाल का रचना संसार देखें तो पूर्वी भारत की तरफ सिद्ध और विद्यापति आदि मिलते हैं। पश्चिमी भारत की तरफ जहाँ राजपुताना और गुजरात है ना, और पंजाब का कुछ हिस्सा है, उसमें हमें नाथ, जैनी और रासो रचनाएं मिलती है। पहली बात तो मध्य देश में रचनाएं बहुत कम हुई है, लेकिन फिर भी मध्य देश में जैसे परमाल रासो, जैसे अमीर खुसरो, है ना, और कुछ रचनाएं जैसे जयचंद्र प्रकाश, जय मेघजस चंद्रिका, है ना, और भी जैसे कुछ रचनाएं हमें मिलती है, लेकिन वो या तो प्रामाणिक नहीं है और या वो रचना ही नहीं मिली, जैसे जयचंद्र प्रकाश और जय मेघजस चंद्रिका ही नहीं मिलती। तो विद्यापति की पदावली, कीर्ति लता, इधर जैनों की रचनाएं राजपुताना और गुजरात में मिलती है। तो ये बात सही है कि आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं सीमांत क्षेत्रों में, सीमा जो है उस पूरे मध्य देश की जो हिंदी पट्टी की जो सीमा है वहां मिलती है, और अप्रामाणिक मध्य देश में, अप्रामाणिक बीच में मिलती है। ये जो संज्ञा है ये 2 प्रकार से प्रयोग की जा सकती है। देखो ये भारत का नक्शा है, मैं ऐसा ही बनाता हूँ ना, इसको हम ये हिंदी पट्टी कह सकते हैं, उत्तरी भारत का ये ना। तो इसको कभी कभी तो इसको मध्य देश और ये पूरा हिंदी पट्टी, हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी पूरा इसी के लिए मध्य देश शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो गुजरात और राजपुताना का जो क्षेत्र है वहां आपको जैन साहित्य मिलता है, इधर मिथिला, बिहार और बंगाल की बॉर्डर आपको विद्यापति मिलते हैं। तो ये इनकी प्रामाणिक रचनाएं, मध्य देश में मिलने वाली रचनाएं अप्रामाणिक है। तो यह कथन सही है। ठीक है, विद्यापति जयदेव का अनुसरण करते हुए गेय शैली में पदावली की रचना की। विद्यापति ने किसका अनुसरण किया? जयदेव का। और कैसी शैली में? गीतों की शैली में। कौन सी रचना की? पदावली। असल में पद का मतलब गीत ही होता है। अतः विद्यापति को हिंदी कृष्ण गीति काव्य परंपरा का जनक माना जाता है, क्योंकि विद्यापति की जो शैली है वो गीत शैली है, उनका विषय है वो राधा और कृष्ण है, उनका रस है वो श्रृंगार है। ठीक है, ये सारी प्रवृत्तियां कहाँ आगे जाके मिलती है? हिंदी जो कृष्ण काव्य परंपरा है जो आगे भक्ति काल में और बढ़ी है ना, इसमें भी दिखाई देती है। इसलिए विद्यापति को हिंदी कृष्ण गीति काव्य परंपरा का जनक माना जा सकता है।
रासो रचनाओं में नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे, जबकि वीर रस के पद्य छपियों में कहे जाते थे। ये तीनों बातें सही है, लेकिन प्रथम ज्ञात रास रचना उपदेश रसायन रास मानी जाती है, ये गलत है। असल में रास के संबंध में 3 प्रकार के तथ्य हैं, जहां तक मुझे याद आता है मैं आपको बताऊं। ठीक है, प्रथम ज्ञात रास वो है रिपुदमन रास। ठीक है, प्रथम ज्ञात जो रास रत्न है वो रिपुदमन रास है। इसके अलावा उपदेश रसायन रास, इसकी भी चर्चा कहीं होती है, मैं थोड़ा देख के बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। तीन प्रकार के तथ्य इसमें होते हैं, जैसे इसमें कि प्रथम ज्ञात रास रिपुदमन रास, लेकिन ये संस्कृत का। ठीक है, फिर दूसरी जो बात है प्रथम जैन रास, ये है उपदेश रसायन रास। लेकिन ये अभ्रष्ट का है। ठीक है, अब प्रथम जैन और हिंदी रास, ये भरतेश और बाहुबली रास है। बाहुबली तो ये 3 तथ्य मिलते हैं रासों के बारे में। प्रथम ज्ञात रास, किसी भी भाषा का किसी से भी संबंधित रिपुदमन रास है जो संस्कृत में। प्रथम ज्ञात जैन रास, जो किसी भी भाषा हो लेकिन जैनों से संबंधित उपदेश रसायन रास है जो अभ्रंश में। प्रथम ऐसा रास जो हिंदी से है और जैनों से संबंधित है वो भरतेश्वर बाहुबली रास है। ठीक है, तो यहां ये तथ्य गलत है, रिपुदमन रास होना चाहिए था, तो इसका उत्तर डी है। आला और उधल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? परमाद रासों में मिलता है। इस महात्मा ने प्राय 40 छोटे बड़े ग्रंथ रचे और ब्रज भाषा गद्य में भी एक अच्छा ग्रंथ बनाया। मिश्र बंधुओं का यह कथन किसके लिए है? गोरखनाथ के लिए। हालांकि ये प्रश्न आगे रिपीट हो गया। ठीक है, गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है। तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए यह कथन किसका है, यह प्रश्न भी आ सकता है। प्रश्न तो दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, हालांकि ये बताने की बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है। कथन किसका है, किसके बारे में कहा गया, ठीक है, अलग अलग प्रश्न बनते हैं। किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छपियों का राजा कहा गया? शिव सिंह सरोज में। इसका उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में मिलता है। छपियों का राजा, छपिये एक छंद है। ठीक है, जो वीर रस का छंद है वो छपियों में कहा जाता है, हालांकि उन्होंने श्रृंगार में प्रयोग किया। ये थोड़ा सा एक बड़ा कथन है जिसकी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो विश्लेषणात्मक हैं, जिन पे हमें गहनता से बात करनी पड़ती है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की बाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति के साधकों के पद, राम भक्ति या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उत्तर तो मैंने बता दिया। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि आदिकाल अपने आप में काव्य प्रवृत्तियों के संबंध में इतना व्यापक है कि वहां सबसे ज्यादा काव्य प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। और मैंने कहा था कि रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही है कि जो धारा हिंदी साहित्य में एक बार उठ गई वो कमजोर या क्षीण तो पड़ सकती है, लेकिन 900 वर्षों के इतिहास में कभी सूखेगी नहीं। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही। ऐसी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे, वही बात वो कह रहे हैं। आगे जाके डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की बाणियां, कबीर आदि की बात कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, सूरदास आदि की बात कर रहे हैं। राम भक्ति या वेदी भक्ति के उपासकों की कविताएं, तुलसी आदि की बात कर रहे हैं। सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवि मलिक मोहम्मद जायसी आदि या ऐतिहासिक हिंदू कवियों की रोमांस और रीति काव्य, ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस है ना, यहाँ सूफी प्रेमाख्यान कवियों की बात हो रही है, और रीति काव्य, ये रीति काल की बात हो रही है। ये 6 धाराएं अपभ्रंश में मौजूद थी। ये 6 धाराएं अपभ्रंश से मौजूद थी। असल में हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो इनका जो कथन है
तो यह भी दर्शाता है कि ये परंपरावादी है। बार बार ऐसी बातें कहेंगे, वो बार बार ऐसी बातें कहेंगे। वो कह रहे हैं आगे जो भी मिलता है वो पीछे से चला आ रहा है, इनका मूल मत है। आगे जो भी मिलता है वो पीछे से चला आ रहा है। एक इसी पेपर में एक कथन और भी आएगा कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का समय, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसका मतलब यही कि जो पीछे से भाषा चली आ रही है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन बदलते हुए बढ़ रही है। जो पीछे से भाषा चली आ रही है अपभ्रंश, वही आगे बढ़ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे बदल रही है। भाषा एक समय में बदलती नहीं है, ये स्वाभाविक सी बात है कि कई हम ये नहीं कह सकते कि जब शाम को सोए थे तब दूसरी भाषा थी और सुबह उठे तो दूसरी भाषा होगी। भाषा को बनते बनते और मिटते मिटते 100-200 साल लग जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भाषा में संक्रमण काल आता है। तो ये प्रश्न असल में एक बड़ी पंक्ति है, लेकिन ये पंक्ति केवल इतना समझाती है कि जो अपभ्रंश में था वो आगे हिंदी में आया। भाषा बदली, हो सकता है छंद बदले, लेकिन प्रवृत्तियां नहीं बदली। कम से कम रीति काल तक की सारी काव्य धाराओं को समेट लिया इन्होंने, है ना। ये आदिकाल की काव्य धारा है, फिर भक्ति काल की चारों काव्य धाराएं और पूरे रीति काल को समेट के वो कहते हैं कि ये सब अपभ्रंश से चला रहा है। तो ये एक प्रकार से परंपरावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ, सिद्ध तथा कबीर आदि ज्ञान मार्गी संतों की शतशः सांप्रदायिक रचनाएं साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, उक्त अतिवादी मत की आलोचक है। इसको मैं अतिवादी इसलिए कहता हूं कि रामचंद्र शुक्ल ने बार बार एक बात कही है, मैंने उनका एक भी प्रश्न यहाँ पे नहीं दिए हैं, हालांकि इनके 5-6 कथन ऐसे हैं। वो बार बार कहते हैं सिद्धों और योगियों की रचनाएं, जो सांप्रदायिक कोटि की रचना है, वो शुद्ध साहित्य में नहीं आती। ज्ञान और योग की धारा को शुद्ध साहित्य नहीं कहा जा सकता। तो कबीर को भी कवि मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कबीर आदि के लिए इन्होंने इतना नहीं कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है ये, और वो और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा है नाथों, सिद्ध और कबीर का नाम लिया बाकायदा। कबीर आदि ज्ञान मार्ग की संतों की रचना साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, वो बाहर कर देना चाहते हैं साहित्य से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये असल में रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना दृष्टि है उसका ही यहाँ पे पोषण हो रहा है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वो उसी मार्ग पे चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको वो रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कोटि का साहित्य कहा है। जब हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत पर विचार करते हैं तो हम रामचंद्र शुक्ल के मत को भी सोच सकते हैं। हो सके तो मैंने ये भी चर्चा की है कि जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पहली यूनिट का आपने टेस्ट दिया, इस दौरान आपने चौथी 5 यूनिट को पढ़ा होगा। मैंने पहले चर्चा की है, हमने एक वीडियो बनाया था उसमें बातचीत हमने की है। और जब आप आज जब जो पहले पेपर की पहली यूनिट की तैयारी कर रहे हैं, तब आप चौथी 5 यूनिट को पढ़ रहे होंगे, ये साथ साथ चल रही होगी। लेकिन जब कम से कम आपको 10 या 12 दिन हो जाए, आगे निकल गए हैं आप, तो आप अपने पढ़ने के टाइम को 1 घंटा बढ़ाकर या कैसे भी करके पीछे जो लिखा हुआ है आदिकाल भक्तिकाल, जो पीछे हमने टेस्ट दे दिए और जो मैटर छूट गया है, उसको एक बार बाँच जरूर लें, फटाफट बाँच लें, खाली देख लें। तब आपको दिमाग में आती है ऐसी चीजें, अच्छा हमने ऐसे पढ़ा था, पेपर में प्रश्न ऐसे आया था, फिर हमने उसको ऐसे समझा था, जबकि बात ये थी। ये चीजें दिमाग खुलता है इससे, और फिर हम भूलते भी नहीं। अगर आपने एक एक किसी यूनिट को आपने छोड़ दिया और उसको छोड़े हुए महीना भर हो गया, तो ये ठीक बात नहीं, ये गौर करने की बात है। इसलिए एक आदर्श स्थिति तो ये है कि 6 दिन पढ़े हुए को 7वें दिन पूरे को दोहराया जाए, से बांच लिया जाए, और 25 दिन को पढ़े हुए को पिछले 5 दिनों में फिर दोहराया जाए। ये एक आदर्श स्थिति होती है। अगर किसी के पास ऐसा समय हो, किसी के पास ऐसा, उसने अगर सिलेबस को कंट्रोल कर रखा है, तो वो ऐसा कर सकता है। कुल मिला के ये कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। नाथ पंथ के संबंध में संगत विकल्प का चयन कीजिए, क्योंकि आदिकाल थोड़ा सा छोटा काल है, इसलिए वहां बार बार प्रश्न बनते हैं। नाथ पंथ का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में दिखाई देता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन सत्य है, और हमें छांटना है असत्य, असंगत। हमने एक बात पढ़ी होगी कि नाथ पंथ, पहली बात तो नाथ है वो घुमक्कड़ है, इसलिए उनकी भाषा सद्दूकड़ी है। दूसरी बात यह है कि हमने यह भी पढ़ा है कि नाथों ने और गोरखनाथ ने लगभग उत्तर भारत के समस्त पंथों को एक साथ मिला के खड़ा किया था। लोग बात कहते हैं 12 पंथों को मिला के 12 पंथी संप्रदाय बनाया था।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन भी इस दृष्टिकोण में आपको याद आता होगा कि गोरख अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, लीडर थे। गोरख किसके लीडर हो सकते हैं? धार्मिक मतों को मानने वालों के लीडर हो सकते हैं। गोरख किसानों के नेता नहीं हो सकते। गोरख उन राजाओं के नेता नहीं हो सकते जो विदेशी शक्तियों से लोहा ले रहे थे। गोरख उन धार्मिक मत मतांतरों को मानने वाले लोगों को नेता थे। तो गोरख अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कल को यह प्रश्न भी कोई पूछे तो क्या दृष्टिकोण रहा होगा, हमें सोचना चाहिए इस ओर भी, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में जितना व्यापक प्रचार प्रसार और जितना जितना अगर ज्यादा एरिया कवर करने वाले लोग थे नाथों में, सिद्धों में, जैनों में, तो वे नाथ थे। रासो तो कवर क्यों करेंगे, बाकी दरबारी कवि है वो तो कवर क्यों करेंगे। अमीर खुसरो भी एक प्रकार से दरबारी कवि है, हालांकि दरबारीपन उनमें नहीं था, लेकिन वो दिल्ली के दरबार में थे, है ना। दिल्ली की गद्दी पर 11 शासकों का चढ़ना उतरना उन्होंने देखा था अपने समय में, ऐसा कहा जाता है। खैर वो दूसरी चर्चा है, लेकिन नाथ पंथ का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में दिखाई देता है। अगर भौगोलिक दृष्टि से विचार किया जाए तो सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाले नाथ हैं, ये बात सही है। शक्ति संगम तंत्र नाथ पंथी ग्रंथ में श्रृंगार की झलक दिखाई देती है। असल में शक्ति का नाम जहां पे आ गया ना, क्योंकि नाथों में भी शैव भी हुए और शाक्त भी हुए, ये बात सही है। हालांकि गोरख हम शैव मार्गी, लेकिन नाथों में शाक्त मार्गी भी हुए। तो क्योंकि नाथों की भी अलग अलग मतलब कड़ियां रही। नाथों में हम ये कह सकते हैं कि नारी के विरोध में या वामाचार के विरोध में वो आगे बढ़े, अपना अलग पंथ खड़ा किया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि नेता जिस मार्ग पे चले या प्रवर्तक जिस मार्ग पे चले अनुगामी उसी मार्ग पर चलते रहे। अनुगामी बिगाड़ भी देते हैं मामले को, भ्रष्ट भी कर देते हैं, ऐसा हमने बार बार देखा है। ठीक है, तो शक्ति संगम तंत्र भी नाथ पंथ का ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार की झलक दिखाई देती है। तो ऐसा अपवाद सामान्यतः इनमें मिलता नहीं है। ऐसा काफिर बोध नाथ पंथ के इस ग्रंथ में पूजा, तीर्थाटन, हज एवं नमाज दोनों का एक साथ वर्णन है। ठीक है, काफिर बोध असल में बौद्ध नहीं है, ये काफिर बोध है। तो इसमें पूजा, तीर्थाटन और हज एवं नमाज हिंदू और मुसलमान के लिए एक साथ उपदेश है। बच्चन सिंह का एक कथन भी है इसमें, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि नाथपंथी एक ऐसी जाति है जो न हिंदू न मुसलमान है। नाथों के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भी कहा कि नाथ ऐसे लोग थे जो अभी अभी मुसलमान हुए थे। मैंने एक चर्चा पहले कभी कहीं की है, जहां तक मुझे याद आती, कि जब भी कोई एक जाति जब श्रेष्ठ जाति बन जाती है, एक कम्युनिटी जब श्रेष्ठ हो जाती है, तो वह अपनी श्रेष्ठता को कायम रखना चाहती है। मान लीजिए कोई कम्युनिटी समाज में यहां पहुंच गई, इस ऊंचाई पर पहुंच गई, तो अब वह अपने आप को उस ऊंचाई पर कायम रखना चाहती है, तो वह दूसरी कम्युनिटियों को धकेलना शुरू कर देती है साइड में। इसलिए दूसरी कम्युनिटी जिनको बाहर साइड में धकेला जाता है, जो कमजोर कम्युनिटियां हैं उनको बाहर धकेला जाता है, तो फिर वो साइड में चली जाती है, इसलिए उनको आ जाता है हाशिए के लोग। अब जो बाहर धकेल दिए गए वो हाशिए के लोग हैं। हाशिए के लोगों के पास दो प्रकार के विकल्प होते हैं, या तो वो विद्रोह करके क्रांति कर दे और सत्ता को पलट दे, जो ऊपर बैठा उसको नीचे गिराए, और या फिर वो धर्म परिवर्तन करके दूसरी साइड में कोई किनारा कर ले। तो ये तो उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि हाशिए पर जाने वाले लोगों का नेचर कैसा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि बहुत बड़ा एक तबका उस समय हाशिए पर धकेला गया, है ना, प्रभावशाली जातियों के द्वारा, और वो मुसलमान हो गया। और यही मुसलमान बाद में नाथ पंथ में भी आए, क्योंकि नाथ पंथ एक ऐसा मार्ग था जो एक ईश्वरवाद पे चलता था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए आकर्षण था। ऐसा रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं, बातें आपस में जुड़ती है सारी की सारी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर भी उसी जाति में थे। कबीर जुलाहा जाति में थे, और जुलाहा जाति मुसलमान थी, जो अभी अभी हिंदू से मुसलमान हुई है, और वो बाद में नाथ पंथ में दीक्षित हो गई। देखो, कबीर जुलाहा जाति में थे, वो जुलाहा सद्य परिवर्तित मुसलमान थी, सद्य जाति परिवर्तित की हुई मुसलमान, अभी अभी ताजा ताजा मतलब 100-200 साल में वो हिंदू से मुसलमान हुए थे, और बाद में वो नाथ पंथ में दीक्षित हो गए। इसीलिए कबीर के यहाँ एकेश्वरवाद का और नाथों का सबसे अधिक प्रभाव है, वो उनके पूर्वजों का प्रभाव। ठीक है, तो नाथ एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बराबर की चीजें, इसलिए काफिर बोध एक ऐसी रचना है। नाथों में संवाद शैली बहुत लोकप्रिय रही, ये बात भी सही है। तो बात तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है,
लेकिन आगे की बात गलत है कि इस शैली के माध्यम से नाथ पंथ में उत्कृष्ट काव्यात्मकता के दर्शन होते, ये बात गलत है। असल में नाथों की संवाद शैली है वो नाथों के सिद्धांतों का निरूपण करती है। नाथ क्या सोचते हैं साधना पक्ष को लेकर, नाथ पूजा पाठ आदि के बारे में, ईश्वर के बारे में, अध्यात्म के बारे में, ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब का बारे में उल्लेख तो करती है संवाद शैली, लेकिन उच्च कोटि की काव्यात्मकता नाथों में, इन ग्रंथों में नहीं है। ये गुरु शिष्य के संवाद मात्र है, और कोई कोई तो गद्य में भी है। इसलिए ये कथन आधा गलत और आधा सही है, इसलिए यही कथन है वो असंगत माना जाएगा। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है, एक दो बार मैंने देखा है, हालांकि ये घटिया तरीका है, लेकिन ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो एक बार मैंने देखा है कि पूरी लाइन में केवल एक शब्द गलत होता है, बाकी लाइन सही होती है। ऐसा कॉलेज में जब मैंने पेपर दिया था उसमें ऐसा प्रश्न आया था, एक शब्द बदला खाली लाइन में और लाइन गलत हो गई पूरी की पूरी। तो ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। जयमयंक जस तंत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? मधुकर कवि। ये तो आपको याद करना है, मैं इसमें क्या समझाऊं। रासो काव्य की मूल प्रकृति सामंतों और राजाओं के शौर्य एवं विलास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करना है। रासो काव्य की दो प्रवृत्ति है, राजाओं और सामंतों के शौर्य का वर्णन करना तो वीर रस आ जाता है, और विलास का वर्णन करना तो श्रृंगार आ जाता है। इन दोनों में कौन प्रधान है और कौन गौण है यह कहना कठिन है, ये बात बिल्कुल सही है, और ये कथन बच्चन सिंह का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रासो शब्द की साध नहीं है, ये शब्द। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? गार्सद तासी राजसूय से मानते हैं, इससे कभी कभी प्रश्न आता है। नंद दुलारे वाजपेयी रास शब्द से मानते हैं। हर प्रसाद शास्त्री रहस्य से, ऐसा नहीं है, ये गलत है। इसका उत्तर ये होगा, हर प्रसाद शास्त्री राज यश शब्द से रासों की उत्पत्ति मानते हैं, और नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं। असल में रहस्य शब्द से जो व्युत्पत्ति है वो ग्रियर्सन मानते हैं, जहां तक मुझे याद आता है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल वो रसायन से मानते हैं, इसके साथ ये भी याद कर लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं। तो इस स्लाइड से एक प्रश्न कभी भी आ सकता है। अपभ्रंश के दो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं। अपभ्रंश के दो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से बहुत कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक क्या, उनके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। अब ये कहना क्या चाहते हैं ये देखने की बात। अपभ्रंश के दो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं। देखो, भाषा हमेशा दो प्रकार की होती है, जन भाषा और साहित्यिक भाषा। इसमें नई और ताजा भाषा कौन सी होती है? हमेशा जन भाषा होती है, बदलती रहती है, हमेशा रात दिन बदलती रहती है। नयापन, ताजापन आपको जन भाषा मिलेगा। पुरानी भाषा, ठहरी हुई भाषा, बासी भाषा, एक जगह स्थिर भाषा, मानक हो चुकी भाषा, कभी कभी मृत हो चुकी भाषा, वो साहित्यिक भाषा। जन भाषा में निरंतर बदलाव होता है, बिना चाहे, बिना जाने, अनजाने में बदलाव होता रहता है। जन भाषा की एक खासियत है, हम नहीं समझ पाते कि हमने कब बहुत सारे शब्दों को छोड़ दिया और नए शब्दों को अपना लिया, हमें खुद को आइडिया नहीं होता। मेरे बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे शब्दों में बदलाव आया है ना। साहित्यिक भाषा, यह कहना चाहते अपभ्रंश के दो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, यानी आदिकाल की कुछ रचनाओं की कविता में जो हमें अपभ्रंश की भाषा मिलती है वह उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण, क्योंकि ये पुरानी है, साहित्यिक भाषा कैसी है? पुरानी है, पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से अलग है, बोलने की भाषा से बहुत कुछ अलग। और ये जो साहित्यिक भाषा है जो बोलने की भाषा से अलग है, इसी समय बोलने की अपभ्रंश अलग थी,
साहित्य की अपभ्रंश अलग थी, बोलने की अपभ्रंश नई नई ताजा थी, साहित्य की अपभ्रंश पुरानी पड़ चुकी थी, और यह साहित्य की अपभ्रंश आदिकाल तो क्या, बहुत बाद तक भी प्रचलित रही, है ना। आदिकाल के अंत तक तो क्या, उसके कुछ पीछे तक भी पोथियों में चलती रही। यानी यह साहित्यिक भाषा पुरानी थी, लेकिन फिर भी ये साहित्य में चलती रही। एक ऐसे प्रश्न आगे और भी है, सेम यही बात, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग शब्दावली, कि जैसे कोई पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने के काम के समझे जाते हैं, वैसे बड़े साहित्यकार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो पुरानी पड़ चुकी है। मैं तो ये कहता हूं, साहित्यकार की हैसियत ही नहीं है कि वो आज की भाषा को काव्य में प्रयोग कर सके। बहुत कम साहित्यकार ऐसे हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, जो आज चलती हुई भाषा को साहित्य में प्रयोग करते हैं। साहित्यकार हमेशा मानक, श्रेष्ठ, कुलीन वर्ग की भाषा को देखता है, सभ्य, शास्त्रीय को देखता है वह, है ना। जैसे बड़े आदमी पुराने चावल खाते हैं, वैसे ही बड़े साहित्यकार पुरानी पड़ चुकी भाषा, जो कुछ स्थिर हो चुकी है, जो टिक चुकी है, ताती खीर में हाथ गुण दे, इसलिए चलती हुई भाषा जोखिम भरी होती है, तो भाषा स्थिर हो जाती है। आज का जो कवि है वो 100 साल पहले की भाषा प्रयोग करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो स्थिर हो चुकी है, वो शांत है, वहां शब्दों के मायने स्थिर हो चुके हैं, वहां शब्दों के जो संदर्भ है वो स्थिर हो चुके हैं, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करने में जोखिम नहीं। आज तो पता नहीं क्या संदर्भ निकल जाए, अलग अलग एक शब्द ट्रेंड में आ जाता है, उसको प्रयोग करना बड़ा जोखिम का काम है। अच्छे दिन शब्द का जैसे कोई प्रयोग करे, लोग पता नहीं कहां जोड़ देते, है ना। तो ये बात बहुत मायने रखती है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, 1 घंटे 11 मिनट में 25 प्रश्न हुए। यह गेय शैली वियोग श्रृंगार प्रधान और नायिका प्रधान काव्य है। यह गेय शैली में लिखा गया है, और इसमें वियोग श्रृंगार का प्रधान है और नायिका प्रधान काव्य है। और यह बात बीसल देवरासों के लिए कही गई है, क्योंकि बीसल देवरासों में राजमती नायिका है और ज्यादातर उसी का वर्णन मिलता है। नायिका प्रधान का मतलब यह है कि नायिका को युद्ध लड़ रही है नायिका, लेकिन वहां पे नायिका की व्यथा, उसकी भावना, है ना, और उसी के बारे में ज्यादा वर्णन है, और काव्य में सीन में भी ज्यादा वही रहती है, ठीक है, इसलिए नायिका प्रधान काव्य है। अगला प्रश्न देखिए, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माल, किस कवि की उक्ति है, तो अमीर खुसरो की पंक्ति है। मैं यह कहना चाहता हूं, अमीर खुसरो की और विद्यापति की पंक्तियां पूछी जाती है, तो इनका ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। नाथ संप्रदाय में प्रचलित हठ योग का क्या आशय, इस प्रश्न का एक ही मतलब है कि हठ का मतलब जिद मत समझे, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं, है और ठे सूर्य और चंद्र है, और सूर्य और चंद्र योग साधना में ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियों के नाम है। तो है का मतलब सूर्य और ठे का मतलब हुआ चंद्रमा, और दोनों का योग है वो हठ योग कहलाता है, ठीक है। तो हठ योग का मतलब जिद आदि ऐसा नहीं, तो इसका उत्तर हो गया डी हो गया। चंद अथवा पृथ्वीराज रासों के संबंध में अशुद्ध विकल्प गलत कौन सा है, वो छांटना है। अशुद्ध विकल्प, असंगत, असुमेलित, है ना, गलत विकल्प, ऐसे करके कई शब्द आते हैं, ध्यान रखें, है ना। इस ग्रंथ की जानकारी सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने संगोप्ता नेम से दी। हमें ज्यादा से ज्यादा तथ्य मालूम पड़े, इसलिए ऐसे ऑप्शन भी रखे गए हैं। चंद रासों का रचयिता भी है और चरित्र भी, चंद बरदाई रासों को रचने वाला है, और चंद बरदाई रासों का करेक्टर भी है, जो पृथ्वीराज चौहान के हमेशा साथ रहता है। रासों के बृहत्तम संस्करण की हस्तलिखित प्रति बीकानेर संग्रहालय में संरक्षित है, यह कथन गलत है, क्योंकि असल में ये उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित है, तो ये रटने की बात है। कैमास वध इस रासो काव्य की महत्वपूर्ण घटना है। कैमास वध से पृथ्वीराज चौहान की दूरदर्शिता का पता चलता है। कैमास वध से बच्चन सिंह कहते हैं कि किस प्रकार से यह रासो काव्य एक त्रासदी में बदल जाता है, तो इसकी महत्वपूर्ण घटना है। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रही, क्या रही, सामाजिक चेतना, आश्रयदाता की प्रशंसा, धार्मिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना। देखो, सामाजिक चेतना हमें कहीं कहीं दिखाई देती है, जैसे जैनों में आचरण संबंधी बातें होती है, और भी ऐसे कहीं ना कहीं ग्रंथ मिलेंगे, जैसे सिद्धों में प्रगतिशीलता है, सामाजिक भेदभाव का विरोध है, समाज में मानव मात्र के लिए जो चीजें ठीक है उनकी वो बातें करते हैं,
बहुत सारे ऐसे ग्रंथ मिल सकते हैं। आश्रयदाता की प्रशंसा हमें वीर गाथाओं में मिलती है भरपूर रूप से। धार्मिक चेतना में सिद्धों नाथों और जैनों में मिलती है। राष्ट्रीय चेतना, पहली बात तो ये विकल्प जो है, हालांकि इसका उत्तर ये हो गया, ठीक है, लेकिन ये मुझे कभी कभी लगता है, मैंने ये प्रश्न उठाया और इसलिए उठाया कि इस पे बात हो सके। पूरी तरह से शुद्ध प्रश्न ये नहीं है, क्योंकि उस समय राष्ट्र की जो धारणा थी वो संकुचित थी। ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि आरपीसी ने गलत माना या मतलब इसको ठीक से नहीं माना, फिर भी वो ही माना जाता है। तो ऐसे प्रश्न कभी कभी आते हैं, तो देखने में मुझे ठीक नहीं लगते। तो ये ऐसा ही प्रश्न है। राष्ट्र की भावना, जैसलमेर का राजा जैसलमेर को राष्ट्र समझता था और बीकानेर का राजा बीकानेर को राष्ट्र समझता था। तो राष्ट्र की भावना उसमें संकुचित थी। अपनी मिट्टी के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी धरती के लिए जान देने, प्राण देने की और न्यौछावर कर देने की, सब कुछ बलिदान कर देने की भावना उनमें थी। ये राष्ट्रीय भावना तो थी, लेकिन ये संकुचित राष्ट्रीय भावना थी। आज जिस संदर्भ में राष्ट्रीय भावना या आधुनिक काल में जिस संदर्भ में राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है, वैसी उस समय नहीं थी, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। ठीक है। आधुनिक काल में प्रारंभिक प्रकरण लिखने में रामचंद्र शुक्ल ने किस विद्वान के प्रति कृतज्ञता अर्पित की है? तो ये केदारनाथ पाठक इसका उत्तर है। असल में रामचंद्र शुक्ल है वो अपनी भूमिका में सीधा सीधा लिखते हैं कि आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखने में केदारनाथ पाठक काम आए, इसलिए वहां से ये प्रश्न बना है। राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के संबंध में सत्य नहीं है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक का विवरण दिया है, यानी वो आदिकाल, जिसको वो दो भागों में बांटते हैं, संधि और काल और भक्ति काल, बस दो ही काल इनके इतिहास में मिलते हैं। तो ये बात इनकी सही है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक का विवरण दिया है। इनके इतिहास लेखन का प्रमुख आधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है। ये बिल्कुल ठीक बात है, उसी लीक पर लिखते हैं वो सारा का सारा। इनके इतिहास लेखन की शैली साहित्यिक है, ये इनकी अलग खास और बात है, और ये बात सही भी है। तो ये कथन भी सत्य है। राम कुमार वर्मा ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना, यह गलत है। असल में वह स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं। तो इसका उत्तर हो गया डी। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। इसमें एक ही त्रुटि हो सकती है कि इसको लोग हिंदी साहित्य की भूमिका समझ सकते हैं, तो डी उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर हो जाता है अगर वो हिंदी साहित्य की भूमिका हो तो। ये भारतीय साहित्य की भूमिका है, न कि हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, ये भी रटा मारने वाला प्रश्न है। सूची प्रथम व सूची द्वितीय को सुमेलित करते हुए उत्तर दीजिए। सिद्ध सामंत काल, ये नाम राहुल शंकरत्याय ने दिया। चारण काल, ये नाम गिरीशन ने दिया। प्रारंभिक काल, ये मिश्र बंधुओं ने कहा, और आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो 4 3 2 1 है ना, तो 4 3 2 1, तो इसका उत्तर हो गया सी। प्रश्न बड़ा है। एक विद्यार्थी ने कहा कि ऐसे प्रश्न दिखाई नहीं देते एप्लीकेशन में, तो आप प्रश्न के ऊपर ऐसे अंगुली रख के ऐसे ऊपर उठाएंगे ना, तो उसको सरका के देख सकते हैं, है ना। दिखाई नहीं देता प्रश्न, तो आप उस पर अंगुली रखिए, खिसकाएं उसको। ऑप्शन में मत रखें अंगुली, क्योंकि ऑप्शन में रखते टिक हो जाएगा। आप तो प्रश्न के ऊपर धीरे से रखे उसके ऊपर खिसकाएं आराम से, सहज भाव से। ठीक है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हम हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ये बढ़ाव है। पहली बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, मैं पहले ही बता दूं। दूसरी बात, वो कहते हैं अपभ्रंश भाषा का ही बढ़ाव है, लेकिन बढ़ाव गिरते हुए, बढ़ाव शब्द का प्रयोग यहां मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बढ़ाव शब्द का वो प्रयोग उठते हुए होता है। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा घट रही थी, कम पड़ रही थी, हिंदी उठ रही थी, ऐसा हमें मानना चाहिए, और ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं है कि अपभ्रंश भाषा मजबूत हो रही थी। अपभ्रंश भाषा मजबूत होती और ज्यादा समृद्ध होती, फिर वही चलती आगे, जबकि वो तो कमजोर होती गई दिन दिन, है ना। ये हम कह सकते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश का प्रभाव बना रहा, लेकिन वो ढलान पर था। ठीक है, लेकिन उन्होंने बढ़ाव शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव। ठीक है, ये बात सही। फिर आगे जाके जो मैं कह रहा हूं उस बात की वो थोड़ी सी, हालांकि मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो उनसे सीख रहा हूं। हालांकि वो कहते हैं यद्यपि उसकी भाषा जो आदिकाल की भाषा है, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक की जो भाषा है,
है ना, वो 5वीं से और 10वीं शताब्दी की जो भाषा अपभ्रंश है, ये हम जानते हैं तो भाई 1000 ईस्वी के बाद की भाषा है वो हिंदी है, और 500 से 1000 की भाषा है वो क्या कहलाती है, अपभ्रंश। तो शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करे कि 1000 से 1400 ईस्वी तक ये जो भाषा है ये असल में अपभ्रंश ही, अपभ्रंश का बढ़ाव है। लेकिन आगे जाकर कहते हैं कि यद्यपि उसकी भाषा मतलब यहाँ की भाषा उक्त अपभ्रंश से यानी इस भाषा से थोड़ी भिन्न है। 500 से 1000 ईस्वी तक जो अपभ्रंश थी उसका बढ़ाव आगे 400 सालों में भी हुआ, लेकिन आगे जो 400 सालों की भाषा है वो पिछले 500 सालों की भाषा से थोड़ी अलग है। होगी, स्वाभाविक से होगी, क्योंकि इसमें बदलाव हो रहा है। वहां हिंदी उठ रही है, अब भ्रष्ट मर रही है ना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना देश भाषा की नहीं है? देखो, रामचंद्र शुक्ल ने जब अपनी रचनाओं के नाम उन्होंने गिनाए तो वहां उन्होंने 12 भाषाओं के नाम दिए, और उनका इन 12 भाषाओं के आधार पर मैं वीर गाथा काल कहता हूं। ये हमने चर्चा की होगी कभी न कभी। तो जब वीर गाथा काल जब वो कहते हैं तो वो 2 प्रकार की भाषाएं कहते हैं कि ये तो अपभ्रंश की भाषा और ये देश भाषा की भाषा है। ठीक है, तो देश भाषा की रचनाएं और अपभ्रंश की रचनाएं 2 भागों में वो बांटते हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना देश भाषा की नहीं है, एक सूची देते हैं वो। तो परमाल रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति लता और हमीर रासो, इसमें से वो परमाल रासो को देश भाषा की नहीं मानते। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना देश भाषा की नहीं है? विजयपाल रासो, कीर्ति लता और हमीर रासो, ये अपभ्रंश की रचना होनी चाहिए। मैं थोड़ा इसको देखता हूँ फिर से। जो नामकरण का जो संदर्भ देते हैं तो उसमें 12 रचनाएं वो देते हैं। मैं इसको देख लेता हूँ अभी, इसलिए मैं लैपटॉप लेके बैठता हूँ। बहुत बार विद्यार्थी मुझे फोन भी करते हैं तो मैं उनको एक ही निवेदन करता हूँ कि मुझे ये मत पूछें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नामकरण के संदर्भ में हमने इसकी चर्चा की होगी। हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका और विजयपाल रासो। ठीक है, हमीर रासो, कीर्ति लता और विजयपाल रासो और कीर्ति पताका, ये चारों रचनाएं अपभ्रंश की मानी गई है। इसके साथ कीर्ति पताका और जोड़ते हैं। ठीक है, ये चारों रचनाएं अपभ्रंश की मानी गई है। तो प्रश्न ये होना चाहिए था कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना अपभ्रंश की रचना नहीं, और मेरे पास अभी तक इसकी कोई आपत्ति नहीं आई। इसलिए मुझे लगा कि विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, जब रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम रखा आदिकाल का तो उन्होंने 12 रचनाएं गिनाई। खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जस चंद्रिका, प्रमाल रासो, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियां, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो अंतिम जो 4 रचनाएं मैंने बोली है, विजयपाल रासो है ना, और हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये चारों रचनाएं अपभ्रंश की साहित्यिक रचनाएं। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है, तो फिर उत्तर आता परमाल रासो। ठीक है, तो ये प्रश्न इस प्रकार से पढ़ना है। तो हालांकि विद्यार्थी ने कहा कि बहुत अच्छा टेस्ट था, ये विद्यार्थी ने मुझे मैसेज किए। हालांकि 1-2 चीजें पकड़ में आई, मैं आगे बताऊंगा। एक प्रश्न आगे आ रहा है कुछ ऐसा जो गलत प्रश्न बना, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने के बाद भी और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के बाद भी त्रुटियां आ जाती है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर प्रश्न कर रहे हैं, आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है, किसी को भी, कई बार विद्यार्थी यूं भी होता है कि वो सोच लेता है कि हाँ ठीक है मुझे तो आइडिया हो गया, लेकिन अपने किसी को क्यों बताएं, तो मुझे मैसेज करें, है ना, कम से कम इससे मैं तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा, दूसरे विद्यार्थियों का भी भला होगा। खैर, अगला प्रश्न देखें। मुंज और भोज के समय में तो ऐसे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार
शुद्ध साहित्य में पाया जाता है। जब वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत करते रामचंद्र शुक्ल, तो कहते हैं प्राकृताभास हिंदी। इसका मतलब है प्राकृत का आभास देने वाली हिंदी, इसका मतलब है तीसरी प्राकृत का आभास देने वाली हिंदी, और इसका मतलब है अपभ्रंश का आभास देने वाली हिंदी, और इसका मतलब है पुरानी हिंदी, इसका मतलब है शुरुआती 150-200 सालों की हिंदी। ये दोनों तीनों बातें ध्यान रखनी है। वो कह रहे हैं इस प्रकार की हिंदी का सबसे पहला नमूना हमें बौद्धों की रचनाओं में मिलता है, वज्र यानी बौद्धों की रचनाओं में मिलता है, लेकिन वो तो सांप्रदायिक कोटि का साहित्य। प्राकृताभास हिंदी का मतलब है प्राकृत का आभास देने वाली हिंदी, और इसका मतलब है तीसरी प्राकृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश तीसरी प्राकृत का आभास देने वाली हिंदी, इसका मतलब है अपभ्रंश का आभास देने वाली हिंदी, इसका मतलब है शुरुआती 100-200 साल की हिंदी, 1000 ईस्वी के बाद की 100-200 साल की हिंदी है, उसके लिए प्राकृताभास हिंदी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। और वो कह रहे हैं इस प्राकृताभास हिंदी का सबसे पहला नमूना हमें वज्र यानी बौद्धों की रचनाओं में यानी सिद्धों की रचनाओं में मिलता है, लेकिन वो तो सांप्रदायिक कोटि का साहित्य, नाथों का, सिद्धों का, जैनों का तो सांप्रदायिक कोटि का साहित्य। फिर वो कहते हैं कुछ ऐसी ही हिंदी हमें आगे जाके शुद्ध साहित्य में भी मिलती है। इनका शुद्ध साहित्य सीधा सीधा रासो साहित्य, इनका शुद्ध साहित्य सीधा सीधा वीर गाथात्मक साहित्य। इसलिए सांप्रदायिक साहित्य से इतर ने भिन्न अपभ्रंश से मुक्त हिंदी साहित्य, इसका मतलब हम यूं भी कह सकते हैं रासो साहित्य। चाहे अगर इतना शब्द लिखा है तो भी आप मानिए, सांप्रदायिक साहित्य से इतर है ना, अपभ्रंश से मुक्त हिंदी साहित्य। एक बात यह भी है, जब वो चर्चा करते हैं वो कहते हैं हमें आदिकाल में 2 प्रकार की सामग्री मिलती है, कुछ संदिग्ध और कुछ असंदिग्ध। आपको इसका आइडिया है थोड़ा सा, अगर आप इसको देखें तो मैं बताऊं। वो कहते हैं आदिकाल में हमें 2 प्रकार की साहित्य सामग्री मिलती है, कुछ संदिग्ध मिलती है और कुछ असंदिग्ध मिलती है। संदिग्ध जिस पे शक किया जा सकता है, वो जो डाउटफुल है, जिसको कहेंगे अप्रामाणिक। असंदिग्ध जिसपे कोई डाउट नहीं है, वो है प्रामाणिक। जो रचनाएं प्रामाणिक है उसकी भाषाएं अपभ्रंश से प्रभावित है, तो उसको हिंदी में शामिल कैसे करें। जो रचनाएं असंदिग्ध हैं, जिसको हम प्रमाणिक मान सकते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, ये रचना हुई थी, ये आदमी ने रचना उस समय की थी, ऐसी प्रमाणिक रचनाएं हैं, उनकी भाषा हिंदी नहीं है, अपभ्रंश से प्रभावित है, तो उसको हिंदी साहित्य में, इतिहास में कैसे शामिल करें। कुछ रचनाएं ऐसी मिलती है जिनकी भाषा हिंदी के निकट है, रासो आदि, ये सांप्रदायिक कोटि का साहित्य जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जैनवादी की रचनाएं। कुछ रचनाएं जिनकी भाषा हिंदी के निकट है, लेकिन वो रचनाएं अप्रमाणिक है, वो संदिग्ध है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उनको साहित्य में कैसे रखें। तो फिर वो मजबूरी में कहते हैं हमें इसी सामग्री से काम चलाना पड़ता है, ऐसा वो कहते हैं। तो असल में उनका जो शुद्ध साहित्य है वो एक विपरीत संज्ञा है, एक अपोजिट संज्ञा है। वो बार बार कहते हैं सांप्रदायिक कोटि का साहित्य, सांप्रदायिक कोटि का साहित्य, ज्ञान का साहित्य। इसकी अपोजिट, विलोम में, प्रति मतलब उसके विपरीत वो एक संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं जिसका नाम है शुद्ध साहित्य। तो शुद्ध साहित्य उनकी दृष्टि में वीर गाथात्मक साहित्य है, जो सांप्रदायिक साहित्य से भिन्न है, और वो हिंदी के निकट का साहित्य, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका ये उत्तर होगा। राहुल सांकरतैन द्वारा संपादित हिंदी काव्य धारा के संबंध में सत्य कथन नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आदिकाल के अंदर ऐसी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, आदिकाल के अंदर 2 प्रकार की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बार बार सवाल आते हैं। अगर आप देखें तो ऐसी रचनाएं जो किसी एक साहित्यकार के बजाय अनेक साहित्यकारों के बारे में जानकारी देती हो। अगर हम एक साहित्यकार की रचना पढ़ेंगे
तो हम एक ही साहित्यकार की प्रवृत्तियों को जान पाएंगे, एक ही साहित्यकार की भाषा को जान पाएंगे, एक ही साहित्यकार की जो कथानक आदि जो चीजें हैं, छंद आदि, उनको समझ पाएंगे। लेकिन अगर हमें ऐसी रचना पढ़ने को मिल जाए, इस एक ही रचना में अनेक साहित्यकारों के बारे में लिखा हो, अनेक साहित्यकारों की रचनाओं के उदाहरण हो, तो वो रचना हमें ज्यादा जानने को देती है। उस रचना से हम उस समस्त काल को समझ सकते हैं। इसलिए ऐसी रचनाएं आदिकाल की बहुत प्रसिद्ध हैं, जो अनेक साहित्य रचनाओं को या रचनाकारों की रचनाओं को संग्रहित करती हो। और ऐसी रचनाएं दो प्रकार की, पुरातन रचनाएं और दूसरी आधुनिक आलोचकों या विद्वानों द्वारा संपादित। जैसे हम पुरातन रचनाओं की बात करें तो मुझे याद आती है कि एक तो प्राकृत पेंगलम। अब प्राकृत पेंगलम ऐसी रचना है जिसमें अनेक रचनाकारों के छंद हैं। इसलिए आप देखो प्राकृत पेंगलम के बारे में बहुत बार आदिकाल में सवाल आते हैं। उसके अलावा बात करें हेमचंद्र की शब्दानुशासन, उसमें भी बहुत सारे लोगों की रचनाओं को शामिल किया गया है उदाहरण के रूप में। नियम तो हेमचंद्र ने लिखे, लेकिन उदाहरण के रूप में बहुत सारी रचनाओं को शामिल किया गया। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, हालांकि वो संस्कृत की रचना है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें अभ्रस के कविताएं उदाहरण के रूप में रखी गई, जैसे मुंज के दोहे उसमें है। और स्वयंभू छंद, स्वयंभू छंद भी एक ऐसी रचना है जिसमें बहुत सारे कवियों के उदाहरण आपको मिलेंगे। ऐसी कोई मेरे आगे और भी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हिंदी काव्य धारा। अब हिंदी काव्य धारा आधुनिक विद्वान राहुल सांकरदयान द्वारा संपादित है, लेकिन इसमें आदिकाल की बहुत बड़ी सामग्री का संपादन किया गया। हिंदी काव्य धारा एक हमारे यहाँ मुनि जिनविजय हुए तोड़ के, उन्होंने पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन किया। उसके अलावा गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया। माता प्रसाद गुप्त ने भी कुछ संपादन किए, है ना। सत्यजीवन वर्मा ने कुछ संपादन किए। केशव लाल हर्षद राय ध्रुव ने बसंत विलास का संपादन किया। आप अगर आदिकाल में रचनाओं के सवाल देखें तो कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं? जैनों से पूछे जा सकते हैं, रासों से पूछे जा सकते हैं। गद्य साहित्य के 3 रचनाएं हैं, तीनों से सवाल आते हैं। एक एक सवाल, मतलब कभी कभी एक एक आते नहीं तो तीनों से एक सवाल जरूर आता है। विद्यापति से आते हैं। ऐसी रचनाएं जो अनेक रचनाकारों की रचनाओं को शामिल करती है, ऐसी रचनाओं से सवाल आते हैं। फिर उसके बाद में ऐसी रचनाएं जो आधुनिक विद्वानों के द्वारा संपादित की गई है, उनके सवाल आते हैं। तो रचनाएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी काव्य धारा ऐसी रचना है, इसमें 8वीं से 13वीं शताब्दी तक के कई कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया। जब 8वीं से 13वीं शताब्दी तक रचनाओं को शामिल किया गया है ना, यहां हमें गलत ढूंढना है, सत्य नहीं है, मतलब असत्य छांटना है। असत्य नहीं है तो फिर सत्य छांटना है। ये भी पढ़ ले ठीक से, इसको ठीक से पढ़ना चाहिए। कई बार इससे भी प्रश्न गलत होते हैं। इसमें 8वीं से 13वीं शताब्दी तक के कई कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है। इसमें केवल अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया गया है। स्वयंभू के पौम त्रियों का उल्लेख किया गया है, इसका प्रकाशन 1945 में हुआ। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो गलत है। केवल अपभ्रंश के कवियों को शामिल नहीं किया गया। इसमें बहुत सारे 8वीं से 13वीं शताब्दी तक के कवियों को शामिल किया गया। इसमें हिंदी के भी खूब कवि आते हैं, इसमें सिद्ध कवि भी आते हैं, है ना। बहुत सारे कवि आते हैं, शुद्धों को हम हिंदी का ही कवि मानते हैं, ठीक है। तो इसमें बी विकल्प है वो गलत है। अपभ्रंश का काव्य की कौन सी राम कथा सीता के स्त्री होने के दुख को व्यंजित करती है? ये थोड़ा सा अलग गहरा प्रश्न है। जो पौम चरयू है ना, इसका उत्तर तो ये है। उसमें जब हम पौम चरयू के बारे में पढ़ते हैं, बच्चन सिंह के इतिहास में पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास में पढ़ने को मिलता है। वहां हम अगर देखते हैं, ठीक है, तो वहां ऐसा मिलता है कि भाई सीता कह रही है कि मैं तो स्त्री नहीं होती तो अच्छा था। सीता है, उसका जो उस सीता की अग्नि परीक्षा में, अग्नि परीक्षा जो हो रही है वो अयोध्या में हो रही है ना। और वहां सीता के लिए राम है वो कुछ गलत शब्द के भी इस्तेमाल करते हैं। और सीता अपने आप में वहां अपने स्त्री होने पर दुख प्रकट करती है कि मुझे स्त्री नहीं बनाया होता तो अच्छा, मुझे आगे कभी स्त्री मत बनाना। तो स्त्री विमर्श का जो एक झलक
मिलती है वो यहाँ मिल जाती है। आगे जाके जो फेमिनिज्म आता है ना, स्त्री अपने अधिकारों के प्रति और अपने स्त्री होने के दुख को प्रकट करती है, वो बातें यहाँ मिल जाती है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, कभी पूछा जाए तो संभावना है। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोगकर्ता यही मालूम पड़ते हैं। रेखांकित शब्द किस कवि की ओर संकेत करता है? तो सरहपा की ओर संकेत करता है। दोहा चौपाई शैली को कड़वक शैली कहा जाता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो कड़वक, दोहा चौपाई के कड़वक के प्रथम प्रयोगकर्ता सरहपा, और किसी भी प्रकार के कड़वक के प्रथम प्रयोगकर्ता स्वयंभू। ये दो प्रश्न बनते, ठीक है। इस अपभ्रंश साहित्य को मध्य देश में उसी प्रकार भाषा काव्य समझा जाता रहा जिस प्रकार प्रवर्ती ब्रज भाषा या अवधि को। कथन किसका है? शायद रामचंद्र शुक्ल का होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। इस अपभ्रंश साहित्य को मध्य देश में, हालांकि मध्य देश शब्द का प्रयोग करके भी देख सकते हैं, मध्य देश शब्द का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं, बाकायदा कहकर करते हैं। वो कुछ बातें कहते हैं आदिकाल जब प्रारंभ करते हैं, और फिर वो कहते हैं आगे से हम मध्य देश संज्ञा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और मैंने भी ये शब्द वहीं से पकड़ा, तो मैंने पढ़ने में भूल की, हालांकि मैं तो जल्दबाजी में पढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ती है, वैसे वैसे मुझे लगता है कि मैं याद कम से कम रखूं चीज़ों को, भूलना जरूरी है, डिलीट बटन भी होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें वैसे भी मुझे याद कम रहता था पहले भी, और अब मैंने धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करनी शुरू की। इस अपभ्रंश साहित्य को मध्य देश में उसी प्रकार भाषा काव्य समझा जाता रहा। भाषा काव्य का मतलब इतना ही है, जन भाषा का काव्य। हमेशा भाषा या भाखा इस शब्द का प्रयोग ऐसी भाषा के लिए होता रहा जिसको जनता की भाषा, जिसको देश भाषा है ना कहा जाता है, उसके लिए होता रहा, ठीक है। तो अपभ्रंश साहित्य को मध्य देश में उसी प्रकार भाषा काव्य समझा जाता रहा जिस प्रकार परवर्ती ब्रज भाषा या अवधि को, परवर्ती यानी बाद की, तो ये मैंने पहले ही चर्चा की कि अपभ्रंश भाषा का देश भाषा, अपभ्रंश भाषा के काव्य को लोक भाषा का काव्य कहा जाता है, जन भाषा का काव्य कहा जाता है, देश भाषा का काव्य कहा जाता है। आगे जा रही मैथिली को, ब्रज का, अवधि का, राजस्थानी का, ये सारा देश भाषा का काव्य, ये जन भाषा का काव्य। आधुनिक काल में और यहां तक कि खड़ी बोली का साहित्य जो लिखा गया भारतेंदु के समय, वो भी भाषा काव्य, वो भी जन भाषा का काव्य। जयशंकर प्रसाद की जो भाषा वो साहित्यिक भाषा है, वो फिर जन भाषा नहीं। जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की भाषा और निराला की राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास की भाषा, वो जन भाषा नहीं है, वो फिर साहित्यिक भाषा है, वो संस्कृत निष्ठ और वो मानक भाषा एक प्रकार से, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आध्यात्मिक काव्य का सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है? तो भविष्यत कहा नहीं, ये लौकिक चरित काव्य, ठीक है। बाकी पाहुड़ दोहा, परमात्म प्रकाश, योग सार, ये सारे जैनों के ग्रंथ, अगर आप गौर करेंगे पाएंगे। इन तीनों ग्रंथों की एक खास बात, कम से कम पाहुड़ दोहा और योग सार की तो है, कि ये जो ग्रंथ है वो लगभग जैनों की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। जैनों में ऐसे कवि कम हुए जो रहस्यवादी या योग साधना की बात करते हैं, लेकिन राम सिंह एक ऐसे कवि हैं, और इसके साथ एक कवि और भी हैं, राम सिंह और एक कवि और भी हैं, जो दो कवि हैं वो एक प्रकार से रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, जिनका उल्लेख मैंने क्लास में किया है, आदिकाल की क्लास में। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं वो जैनों की जैसी प्रवृत्ति है, सदाचार की, है ना, और कथाएं कहने की, एक करेक्टर के माध्यम से उपदेश देने की, वो करेक्टर दिखाते हैं। जैनों की खास एक शैली, वो एक करेक्टर दिखाएंगे ना, और करेक्टर को एकदम पाप कर्म में पड़ा हुआ दिखाएंगे, और बाद में वो जैन धर्म में दीक्षित होते ही मोक्ष का अधिकारी सिद्ध हो जाता है। ऐसे उनका एक पैटर्न है, ये उस पैटर्न पर नहीं चलती, ये थोड़ी रहस्यवादी है, और ये थोड़ी सी एक प्रकार से योग साधना की बात करती है ना। और कोई कोई यूं भी कहता है कि निर्गुण साधकों जैसी इनकी रचनाएं, जैसे निर्गुण लोग करते थे ना, योग साधना की बातें करते थे, अंत्य साधना की बात करते थे, वैसी पाहुड़ दोहा आदि रचनाएं मानी जाती है। संदेश राशक के संबंध में सत्य कथन का चयन करें, सत्य का चयन करें, ठीक है। यह संभवतः प्रथम धर्मेतर रास काव्य है, एक दूत काव्य है जो 3 प्रकरणों में विभाजित है। ये 12 भाषा शैली का वर्णन है, और ये अधमान की रचना है। तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, और चौथा कथन भी सही है। तो इसमें ए, बी और डी
ये विकल्प होगा। इसमें बारह मासा शैली का वर्णन नहीं है। बारह मासा शैली क्या होती है? वियोग वर्णन की एक शैली, वियोग वर्णन की शैली है। और वियोग वर्णन की दो शैली, एक होती है बारह मासा। बारह मासा में जो भी विरही या विरहिणी स्त्री है उसके मनोभावों का वर्णन महीने के हिसाब से किया जाता है कि जेठ के महीने में वो ऐसे दुख पाती है, साढ़ के महीने में ऐसे दुख पाती है, सावन के महीने में ऐसे दुख पाती है। ठीक है, उसको कहते हैं बारह मासा शैली। एक होती है षट ऋतु वर्णन शैली। षट ऋतु में क्या होता है कि विरहिणी जो स्त्री है उसका ऋतुओं के हिसाब से वर्णन किया जाता है कि वो बसंत ऋतु में ऐसे दुख पाती है ना, और शिशिर ऋतु में ऐसे वो कष्ट झेलती है, तो वो षट ऋतु वर्णन होता है दोनों वियोग की शैली। तो जो संदेश राशक है उसमें बारह मासा शैली का प्रयोग नहीं किया, कि वहां पे षट ऋतु वर्णन का प्रयोग किया गया। आप साकेत में देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत है उसके नवम सर्ग में उर्मिला का जो विरह है वो बारह मासा शैली में नहीं होकर षट ऋतु वर्णन शैली में है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी। इस प्रकार नवीं शताब्दी के पहले की अपभ्रंश साहित्य के लिए प्राकृत पेंगलम का महत्व है, उसी प्रकार आठवीं शताब्दी के पहले की रचनाओं के लिए इस ग्रंथ का महत्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? विमभूत छंद के संदर्भ। अभी मैं चर्चा जिसकी कर रहा था, नवीं शताब्दी से पहले की रचनाओं को समझने के लिए हमें कौन से ग्रंथ को पढ़ना चाहिए? प्राकृत पेंगलम को पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार आठवीं शताब्दी की लगभग रचनाओं को जानने के लिए हमें कौन से ग्रंथ को पढ़ना चाहिए? विमभूत छंद को पढ़ना चाहिए। मैं यही बता रहा था, ये ऐसी रचनाएं हैं जो एक रचना अनेक कवियों के बारे में जानकारी देती है। एक रचना अनेक कवियों की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी देती है। एक रचना अनेक कवियों की काव्य भाषाओं के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, शब्दानुशासन भी ऐसी, प्रबंध चिंतामणि भी ऐसी, महापुराण हालांकि ऐसे नहीं है। निम्न में से किस कवि ने आदि जैन कवियों, निम्न में से किन जैन कवियों ने हरिवंश पुराण की रचना नहीं की? हरिवंश पुराण असल में कृष्ण कथा से संबंधित इनकी कथाएं हैं। ये एक प्रश्न भी कहीं आया था, बच्चन सिंह के इतिहास से पूछा गया था वो प्रश्न। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसने जैन कवि ने हरिवंश पुराण की रचना नहीं की? तो सीधा उत्तर सरप्पा। पहली बात तो सरप्पा जैन कवि नहीं है। ये तो बहुत मतलब इजी ऑप्शन बना दिया ना, थोड़ा सा ठीक करना चाहिए था इसको। ठीक है, कोई बात नहीं। स्वयंभू ने, पुष्पदंत ने, ईधु ने, इन सब ने हरिवंश पुराण लिखा है। जैन कवियों में बहुत सारे लोगों ने हरिवंश पुराण लिखा है। मुझे लगता है मैंने यही इसी डर के मारे सरप्पा रख दिया यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है मैं किसी जैन कवि का नाम यहाँ पे लिखता चौथे विकल्प में और आप ढूंढ के ले आते कि साहब इनका भी हरिवंश पुराण है, तो हो सकता है ना। तो इसी भय से मैंने ये विकल्प दिया। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। बहुत प्यारा लगा मुझे ये, है ना। अमीर खुसरो की है पंक्तियां और कुएं के बारे में बात कर रही है। ये तो प्रश्न मैंने कई यूं ही उठाया प्रश्न। प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक किताब आपको बता रखी है, यूथ कंपटीशन गाइड की किताब आती है जिसमें 13,000 प्रश्न, उस किताब को आप खरीद सकते हैं। प्रश्न की प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी सी सावधानी के साथ पढ़ें तो उस किताब में कम त्रुटियां हैं। हालांकि कभी कभी कोई त्रुटि मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उन किताबों में ऐसे प्रश्न मिलते हैं, तो आप चाहें तो फिर टेस्ट देने से पहले वहां से भी मतलब परख कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है इसमें सब प्रकार के प्रश्न शामिल रहते हैं, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ना, और या किसी गाइड के प्रश्न। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि 50% जो प्रश्न है वो मैं बना सकूं, नए बिल्कुल ऐसे मौलिक, कोशिश रहती है। हालांकि बहुत इतने वर्षों से मतलब हिंदी साहित्य में पढ़ाता रहता हूँ और हिंदी साहित्य काफ़ी दिनों से, और मुझे लगता है कि मैं एक ठीक ठाक विद्यार्थी हूँ हिंदी साहित्य का। तो ऐसे में ये मुश्किल काम है कि नए प्रश्न कैसे बनाए जाए, फिर भी कोशिश रहती है। इश्क भरा है देख ले, इश्क का मतलब यहाँ पे पानी और जगत से दूर, लेकिन चबूतरे से दूर रहना। यहाँ कुएं में पानी भरा है देख ले, लेकिन थोड़ा चबूतरा उससे दूर रहना, है ना। एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर, उसकी जो देहरी है कुएं की उस पर घाव हो गया रस्सी के आने जाने से। एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर, अमीर खुसरो की पंक्ति है ये कुएं के लिए। बीसल देव रासो को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। रासो का मतलब युद्ध वर्णन का काव्य। बीसल देव बहुत बड़ा वीर कवि था, वीर राजा था, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं ऐसे वीर कवि का ऐसा वियोग श्रृंगार का काव्य, है ना। रामचंद्र शुक्ल को इस बात का अचंभा होता है, इस बात का उनको आश्चर्य होता है कि ऐसे बीसल देव
वीर प्रतापी पराक्रमी राजा का ऐसा रासो, ऐसा कहना खटकता है, यानी मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है चीज। ठीक है, ऐसा वो इसलिए करें क्योंकि न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है और न उसके शौर्य और पराक्रम का। तो ये दोनों बातें सही, ए भी सही है और आर भी सही है। सिद्धों में प्रचलित महासुखवाद की प्राप्ति प्रज्ञा व उपाय के योग से मानी जाती है। इसमें प्रज्ञा व उपाय किस अर्थ को संकेतित करते हैं? तो स्त्री और पुरुष को संकेतित करते हैं। ठीक है, और महासुखवाद है वो एक प्रकार से साधना की अंतिम परिणति है, साधना का अंतिम पड़ाव है, ये हमने पहले चर्चा की। दोहों की रचना परिनिष्ठित अभ्रस में हुई, तरिया पदों की रचना अभट्ट में। दोहों की रचना परिनिष्ठित अभ्रस में हुई। हमने एक बात देखी है, 500 से 1000 का जो समय है वो अभ्रस का समय है ना, और 1000 के बाद में 1000 से आगे हिंदी का समय है, और ये जो समय बीच का समय है इसको क्या माना जाता है? अभट्ट माना जाता है। तो हमें एक बात गौर करनी चाहिए कि अपभ्रंश के बाद की स्थिति है अभट्ट, ये हमें देखना चाहिए। तो बच्चन सिंह का कथन है, ये बच्चन सिंह कहते हैं कि दोहों की रचना परिनिष्ठित अभ्रस में हुई और चर्या पदों की रचना अभट्ट में। मैंने बताया कि दोहों की रचना है वो खंडन मंडन के लिए, ज्ञान बांटने के लिए होती है। ठीक है, तो जहां उनको ज्ञान की बात करनी है, सिद्धांतिक बातें करनी है, वो पुरानी अभ्रस में कर रहा है, पुरानी भाषा में कर रहा है। ठीक है, और जहां वो अपने भावुक होकर अपने मन की बात करें, अपने भावुक होकर गीत गा रहे, पद गा रहे, तो वहां वो ताजा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिद्ध तो अभट्ट के दौर में थे। सिद्ध कहाँ थे? अगर हम 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद का उनका समय माने तो अभट्ट के दौर में है, अभ्रस के दौर में नहीं है। एक ऐसी भाषा का दौर जहां अभ्रस जा रही है और हिंदी आ रही, वो दौर है अभट्ट का दौर। ठीक है, पूरी चर्चा हम इसकी नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पदों की रचना वो ताजा भाषा में करते हैं। जहां कहीं भी पदों की रचना हुई है, चाहे वो आलवारों ने की हो, चाहे वो कृष्ण भक्त कवियों ने की हो, जहां कहीं, और चाहे कबीर आदि ने की हो, जहां कहीं भी पदों की रचना हुई है, पद शैली की खास बात है, पद शैली गेय होती है। पद शैली में भाषा है वो बिल्कुल जन भाषा के निकट होगी, इसीलिए पद जन में ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, और पद में एक प्रकार की भावुकता रहती है, गीत में एक प्रकार की भावुकता रहती है। इसलिए यहां भी वही बात दिखाई देती है कि उन्होंने दोहों की रचना तो परिनिष्ठित यानी शुद्ध अभ्रस में, और चर्या पदों की रचना अवहट में। चर्या पदों की रचना बाद की स्थिति में, बाद की स्थिति वाली भाषा से की है। इसका मतलब चर्या पदों की रचना अपने समय की भाषा में की। जब वो दोहों में बात करते हैं तो पुराना चावल खाते हैं, है ना, और जब पदों की बात करते हैं तो ताजा चावल खाते हैं। ठीक है, ये बच्चन सिंह का कथन है। सिद्ध कवियों की कविताओं का संकलन करने के साथ साथ उनका हिंदी रूपांतरण भी प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? सिद्ध कवियों की रचनाओं का संकलन भी किया और उनका हिंदी रूपांतरण भी किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। ऐसा करने वाले राहुल सांकृत्यायन है, और ये उन्होंने हिंदी काव्य धारा के माध्यम से काम किया। ये बात हम पहले कर चुके हैं। मुझे लगता है कि 50 प्रश्नों की व्याख्या एक बार कर लेते हैं, अगले भाग में बाकी 50 की व्याख्या करेंगे। हालांकि अगले भाग में आने वाले काफ़ी प्रश्नों की बातचीत भी मैंने यहाँ पे कर दी है, लेकिन फिर भी एक साथ इतनी बातें बहुत, और मेरा भी थोड़ा सा इतना अभ्यास नहीं है बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाने का, है ना। तो इस कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।